Hello everyone, my name is Shivans. I'm a third year student in IIT BHU and I scored All India rank 9610 in JEE Mains 2022 and 100 percentile in chemistry. तो आज हम लोग करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, देखो कोई भी तुम्हारा एलिमेंट होता है वो तुम्हारा नेचर में फ्री स्टेट में नहीं होता, वो क्या होता है किसी ना किसी से क्या होता है कंबाइन होता है। ठीक है, तो वही तुम्हारा जो जो कंबाइन करता है जो फोर्स, उसी को बोलते हैं क्या, केमिकल बॉन्ड। तो क्या लिखा हुआ था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the two atoms in a molecule that hold them together, that force is known as chemical bond। ठीक है, तो ये जो फोर्स लग रहा होता है जिसने एटम्स को कंबाइन करके रखा होता है उसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। ठीक, तो अगर बात करें कि क्यों आखिर ये एटम बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है, तो ये बॉन्ड क्यों फॉर्म करता है, टू गेट स्टेबिलिटी एंड लोअर इट्स एनर्जी। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, कोई भी तुम्हारा एटम होता है एक्सेप्ट द नोबल गैसेस, वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो वो क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड बनाते हैं तो क्या होती है, उनकी एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो केमिस्ट्री में क्या होता है, तुमको पहले भी बता चुका हूँ कि जितना ज्यादा कम एनर्जी होता है वो तुम्हारा सिस्टम उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। तो जैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो उस सिस्टम की एनर्जी लोअर होती है, उसको क्या मिलती है, स्टेबिलिटी मिलती है। तो स्टेबल होने के लिए कोई भी तुम्हारा जो एटम होता है वो तुम्हारा कंपाउंड्स फॉर्म करता है, केमिकल बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, तो कोई एक ऑक्टेट रोल होता है। ठीक है, वो ऑक्टेट रोल से ही हम बोलते हैं कि तुम्हारी नॉर्मल गैस क्या होती है, वो इनर्ट होती है, वो इतनी जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करती। बट ऐसा भी सभी नोबल गैसेस के साथ में नहीं होता, कुछ ऐसी नोबल गैसेस भी होती हैं जो रिएक्ट करती हैं, जैसे तुम्हारा जेनॉन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया। ठीक है, ये हम कहाँ पढ़ते हैं, पी ब्लॉक में पढ़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं ऑक्टेट रूल क्या कहता है। तो ऑक्टेट रूल बोलता है कि हर एक एटम जो होता है वो ट्राई करता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, मतलब उसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए। ठीक है, तो जैसे उसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाती है वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो ऐसा सारे केसेस में ट्रू नहीं होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है तुम्हारे 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं भी होते हैं, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ऑड इलेक्ट्रॉन भी होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि 8 से ज्यादा ही होते हैं। बट मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं स्टेबिलिटी के लिए, और इसी को ध्यान में रखकर हम किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 8 इलेक्ट्रॉन्स ये ट्राई करता है लाने के लिए, तो कैसे होता है, या तो बाई द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो बाई द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो तुमको पता है क्या बनता है, आयनिक कंपाउंड बनता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो तुमको पता क्या बनता है, कोवेलेंट कंपाउंड बनता है। ठीक है, हमने कहाँ पढ़ा है, पीरियोडिक टेबल में। आगे तो क्या लिखा है, नोट नॉट ऑलवेज ट्रू बट ऑलवेज ट्रू इन द केस ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड में ये ऑलवेज ट्रू होता है, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता है। वहां तुम्हारे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे आउटर मोशन में, क्या हो जाएगा, वो स्टेबल होगा 8 इलेक्ट्रॉन्स को पाकर। ठीक है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करके। एग्जाम्पल के लिए तुम्हारा सोडियम है, तुम्हारा क्लोरीन है, तो सोडियम की तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p6 3s1। तुम्हारे क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ठीक है, ये तुम्हारी क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो तुम कहाँ सीखते हो, पीरियोडिक टेबल में तुमको सिखाया मैंने। ठीक है, तो यहाँ से तुम देख सकते हो इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे देख सकते हो आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ये चाहेगा कि इसके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो यहाँ पे इसको 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना इजी, जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा इसके आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, यानी सोडियम से क्या बन जाएगा, Na+ बन जाएगा। तो जैसे ये Na+ बन जाएगा इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 2p6। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपना एक डोनेट करता है उस पर क्या आता है, पॉजिटिव आ जाता है। वही क्लोरीन की बात करें, उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, अगर उसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो उसके पास क्या हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तुम्हारा क्लोरीन का बन जाएगा Cl- बन जाएगा, क्योंकि कोई भी तुम्हारा इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट करता है तो उस पर आता है नेगेटिव का चार्ज। तो इसकी कॉन्फ्यूजन क्या बन जाएगी तुम्हारा, बाकी सब यही रहेगा तुम्हारा। लास्ट में दे देता हूँ, 3s2 3p6 हो जाएगा। ठीक है, यानी आउटोमोशल में कितने हो गए, देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ भी तुम्हारा आउटोमोशल में कितने हो गया, तुम्हारी ये 2 आ गई है, n=2 आउटोमोशल हो गई, यहाँ भी हो गए कितने, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो कोई भी एटम होता है वो क्या ट्राई करता है, वो ट्राई करता है कि आउटर मोशन में उसके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। इसी तरह से क्या करता है, वो कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये तुम्हारा मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम है, ये तुम्हारा क्लोरीन है, तो Mg+2 क्यों बनाना है, तो जैसे ये +2 बनाएगा इसमें भी हो जाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, और जो हमारा इसमें -1 का चार्ज होगा तो इसमें हो जाएगा तुम्हारा 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा AlCl3 क्यों बनाता है, क्योंकि एल्युमिनियम पे क्या होता है, +3 का चार्ज। ठीक है, जैसे हमने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वैसे इसमें क्या हो जाता है, आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं इसके। जैसे ये क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वैसे इसके क्या जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन इसकी आउटर मोस्ट शेल में जाते हैं। ठीक है, इसलिए तुम्हारा कंपाउंड क्या बनता है, AlCl3, क्योंकि यहाँ पे इस पे +3 का चार्ज है, इस पे -1 का चार्ज है। कोई भी कंपाउंड क्या होता है, कंप्लीटली न्यूट्रल होता है, इसलिए तुम्हारा AlCl3 बनाता है। ठीक है, जो तुम 9th क्लास में क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड सीखते हो कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से तुमको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि अगर NaCl क्यों होता है, MgCl
टू ही क्यों बनाता है, NaCl3 क्यों बनाता है, ठीक है। तो वो हम देखते हैं उनकी ऑक्टेट का कंप्लीशन होना चाहिए, ठीक है। तो अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि नोबल गैस डू नॉट रिएक्ट सिंस दे आर स्टेबल, ठीक है। नोबल गैस रिएक्ट नहीं करती क्योंकि वो क्या होती है, स्टेबल होती है। उनकी आउटर मोशन में कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हीलियम को छोड़ दो, हीलियम में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, वो स्टेबल होता है, ठीक है। एक्सेप्ट हीलियम, बाकी सारी नोबल गैसेस के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखो अगला पॉइंट लिखा है कि बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। दो सिंपल सी बात है, अगर कोई भी तुम्हारा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब बॉन्ड फॉर्म हो रहा है मतलब क्या, उसको स्टेबिलिटी मिल रही है तभी बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तुमको पहला तो कहूँ कि बॉन्ड क्यों बनाता है, स्टेबिलिटी लेने के लिए। तो अगर स्टेबिलिटी मिल रही है इसका मतलब उसकी एनर्जी क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। अगर एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी मतलब क्या, एनर्जी रिलीज करेगा। तो तुम्हारा जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। या फिर वो ये बोले, अगर कोई भी तुम्हारा बॉन्ड बना होता है, मान लो तुम्हारा एक एटम ए है, ये तुम्हारा एटम बी है, इसके बीच में कोई बॉन्ड बना है, तो इस बॉन्ड को अगर तुम ब्रेक करना चाहोगे तो तुमको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। तब वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो अगर हमको ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी पड़ रही है तो इसका मतलब जब इनका फॉर्मेशन हुआ होगा तब उसमें एनर्जी रिलीज हुई होगी, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। देखो तुम्हारे 4 थ्योरीज हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पहला तुम्हारा है कॉजल लुईस थ्योरी, देन VSEPR, देन VBTA, देन MOT, ठीक है। ये 4 थ्योरी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम टाइप ऑफ इंटरेक्शन या फिर बॉन्ड्स। तो मैंने प्योरी टेबल के लेक्चर 2 में तुमको ये तुम्हारे टाइमिंग में लिख दी है। यहाँ पे तुमको मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि तुम्हारे कौन कौन से टाइप ऑफ इंटरेक्शन होते हैं, कौन कौन से बॉन्ड होते हैं। ये बात तुमको मैं फिर से बताऊंगा, बट उतना तुमको स्लोली नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो टाइप ऑफ इंटरेक्शन क्या था तुम्हारी, जब मेटल मेटल इंटरेक्ट करता है तो उनको पता बनता है मेटेलिक बॉन्ड। अब मेटेलिक बॉन्ड होगा, कंपाउंड को बोल सकते हैं कि वो मेटेलिक कंपाउंड है, ठीक है। और इसके लिए हमने देखा था सी इलेक्ट्रॉन मॉडल, कि तुम्हारा जो न्यूक्लियस होता है वो तुम्हारा फिक्स होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जैसे सी की तरह, मतलब वो क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, ठीक है। हमने देखा था सी इलेक्ट्रॉन मॉडल। एग्जाम्पल जो तुम्हारा आयरन हो गया, एल्यूमिनियम है, कोई भी मेटल ले लो तो उसमें क्या होगा, मेटेलिक बॉन्ड्स होंगे। अगर बात करें मेटल नॉन मेटल का इंटरेक्शन जब होगा, तो जो मेटल नॉन मेटल का इंटरेक्शन होता है तो क्या होता है, तो उनमें डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, ठीक है। मेटल यहाँ पे होते हैं, नॉन मेटल यहाँ पे होते हैं, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। ड्यू टू डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो तुम्हारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, जो तुम्हारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतनी अच्छे से अपने इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के नहीं रख पाएगा। इसलिए जो तुम्हारा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो तुम्हारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, छीन लेगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। जो कंपाउंड तुम्हारे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होते हैं, जैसे तुम्हारा NaCl है, तुमको पता है Na है, उसके लिए तुम्हारे पॉलिंग स्केल की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है अप्रॉक्स, ठीक है। और क्लोरीन के लिए तुम्हारा अप्रॉक्स में 3 होती है। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, 2 है। ये तुम्हारा क्या फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड होता है, ठीक है। MgCl2 है सिमिलरली। तो तुमने यह कहा है मेटल है, नॉन मेटल है, तो एक कैसा कंपाउंड है, एक आयनिक कंपाउंड है। तो यहाँ पे मैंने नोट करके चीज लिखी है कि तुम्हारे ये AlX3, ठीक है, वो क्या होता है, कोवेलेंट नेचर होता है, एक्सेप्ट AlF3 एंड BeX2 के सारे कंपाउंड क्या होते हैं, कोवेलेंट होते हैं। मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि ये तुम्हारे ऐसे कंपाउंड हैं जो मेटल और नॉन मेटल के बने होते हैं, बट ये तुम्हारे आयनिक नहीं, कोवेलेंट होते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे, तुमको मैं पहले बता चुका हूँ कि कोई भी तुम्हारा कंपाउंड 100% आयनिक या 100% कोवेलेंट नहीं होता। अगर वो आयनिक है तो उसमें कुछ परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर भी होता है, अगर वो कोवेलेंट है तो उसमें कुछ परसेंट ऑफ आयनिक कैरेक्टर भी होता है, ठीक है। तो कोई भी कंपाउंड तुम्हारा प्रीडोमिनेंटली आयनिक होता है या तो प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट होता है, ठीक है। तो तुम्हारा जो AlX3 मतलब AlCl3 हो गया, AlBr3 होगा, AlI3 हो गया, सारे सारे क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड है, जबकि मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में। तो उनको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा ये P ब्लॉक में ऑलरेडी मैंने कवर करा है, ये तुमसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये P ब्लॉक में गिवन है, ठीक है। तो वैसे तो इसके लिए एक रूल भी होता है जिससे हम चेक करते हैं कि तुम्हारा ये आयनिक होगा कि कोवेलेंट होगा, बट वो तुम्हारा सिलेबस में नहीं, क्योंकि उतना ज्यादा तुमसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तुमसे अगर क्वेश्चन पूछेगा भी तो तुमको यही कंपाउंड पूछ लेगा ज्यादा ज्यादा कि तुम्हारा ये कोवेलेंट होता है या फिर आयोनिक होता है। तो आयनिक कंपाउंड में जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। अब बात करें नॉन मेटल के इंटरेक्शन की, तो नॉन मेटल होगा तो उनमें क्या होगा, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, लेस होगा, ठीक है। ये सब तुमको मैंने वहां पे डिटेल में प्रॉपर डाटा से दिखाया है, तो तुम यहाँ से ये लेक्चर इस टाइम से इस टाइम तक देख लेना, तुमको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं तुमको डायरेक्ट बस बता रहा हूँ, ठीक है। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और लेस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि कोई भी एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली अट्रैक्ट नहीं कर पाता, ठीक है। तब तो जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उससे जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसको बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। और यहाँ पे जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल तुम्हारा CCl4 हो गया, H2O हो गया, NO2 हो गया। तो ये क्या है, नॉन मेटल का इंटरेक्शन है, ठीक है।
ये जो तुम्हारे ये बॉन्ड्स है, तुम्हारा जो मेटालिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, ये तुम्हारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड लिखे हुए हैं, तो तुम्हारा क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, पाई बॉन्ड होता है, तुम्हारा क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। अभी इनको हम आगे डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अगर तुमने सिग्मा एंड पाई बॉन्ड तो सुन भी रखा होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी तुमने ना सुन रखा होगा। अब आता है नॉन मेटल नॉन मेटल, यहाँ भी तुम्हारा नॉन मेटल था, ये भी तुम्हारा नॉन मेटल है। बट यहाँ पे क्या है, तुम्हारा कोई भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो बॉन्ड का फॉर्मेशन कब नहीं हो रहा होगा, जब तुम्हारी क्या होंगे, एक्चुअल में नोबल गैसेस होंगी। ठीक है, तो जब बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता तब उसके लिए हम बोलते हैं वॉन्डरवॉल फोर्सेस लगते हैं वहां पे। ठीक है, या फिर वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन बोलते हैं। हमने पीरियोडिक टेबल में इसलिए वॉन्डरवॉल रेडियस इसलिए डिफाइन करती है फॉर दोज कंपाउंड। ठीक है, नॉन मेटल का इंटरेक्शन जब तुम्हारा कोई भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा होगा। ये सारे इंटरेक्शन क्या होते हैं, वीक इंटरेक्शन होते हैं, जो कि तुम्हारे डिटेल में दिए कहाँ पे, स्टेट्स ऑफ मैटर में, जो कि तुम्हारा सिलेबस में नहीं है, बट थोड़ा सा तुमको आइडिया होना चाहिए क्योंकि इतना कुछ टफ है नहीं। ठीक है, तो इतना कुछ हार्ड है नहीं, तो तुम सिंपल सी बात हो, पहले तुम्हारा आता है डिस्पर्जन फोर्स या फिर लंदन फोर्सेस। ठीक है, ये कब लगता है, नोबल गैसेस में लगता है। मतलब इसमें देखो क्या होता है, जो तुम्हारा एक एलिमेंट है, मान लो तुम्हारा ये एर्गॉन है, ये तुम्हारा दूसरा भी आइटम क्या है, एर्गॉन है, तो क्या होता है, तुम्हारा नॉर्मली इनमें कोई भी अट्रैक्शन नहीं होता है। बट क्या होता है, कुछ वजह से क्या होता है, थोड़ा सा एक का जो एटम है, ठीक है, उसका इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है। डिस्टॉर्ट होने की वजह से एक साइड पे आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव, एक पे आ जाता है पार्शियल नेगेटिव। तो जब एक साइड एक पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है, एक साइड पार्शियल नेगेटिव आ जाता है, तो वो दूसरे वाला एटम जो होता है उस पे अट्रैक्शन लगाना शुरू करता है। मतलब तुम्हारा अगर इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, नहीं इसके पार्शियल नेगेटिव मान लो इधर आ जाएगा, तो ये पार्शियल पॉजिटिव इधर है। ठीक है, अब इधर पार्शियल नेगेटिव, इधर एक आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो अब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव इनके बीच में क्या होगा, अब अट्रैक्शन जनरेट होगा, क्योंकि तुमको पता है अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। चार्ज क्या करते हैं, अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं। तो इसको बोलते हैं हम डिस्पर्जन फोर्स या फिर लंदन फोर्स, जो कि तुम्हारा क्या लगता है, नोबल गैस में लगता है, क्योंकि वहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। फिर तुम्हारा आता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ये भी तुम्हारा क्या होता है, वीक वन टू वर्ल्ड इंटरेक्शन होता है। ये कब लगता है, जो तुम्हारे दो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे तुम्हारा HCl हो गया, तो HCl होगा तो क्या होगा, देखो H है, ये तुम्हारा Cl है, तो पता है क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए इस पे होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो दूसरा HCl का मॉलिक्यूल है, उस पे तुम्हारा H पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, तो यहाँ पे एक अट्रैक्शन जनरेट होगा। तो इसको हम क्या बोल देंगे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल क्यों, क्योंकि इसको बोलते हैं हम डाइपोल। ठीक है भाई, आगे देखेंगे कि जब तुम्हारा दो चार्ज होते हैं, ठीक है, तुम्हारा एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं डाइपोल। व्हेन टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय द डी डिस्टेंस, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम डाइपोल। तो इसलिए इसका नाम लिया गया डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, क्योंकि इसमें भी डाइपोल है, इसमें भी डाइपोल, इसलिए डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, तो कब लगेगा, जब दो पोलर मॉलिक्यूल होंगे। ये भी आगे हम और अच्छे से देखेंगे तो और तुमको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। अब डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल मतलब क्या, कि एक पहले से डाइपोल था, उस डाइपोल ने दूसरे जो जिस पे डाइपोल नहीं था उसमें क्या कर दिया, डाइपोल इंड्यूस कर दिया। ठीक है, जब तुम पढ़ते हो इंड्यूस्ड करंट, क्योंकि तुम्हारी वो दूसरे की वजह से करंट इंड्यूस्ड हुई होगी, पहले उसमें करंट नहीं थी। वैसे ये क्या है, इंड्यूस्ड डाइपोल है। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल मतलब कि तुम्हारा एक पोलर मॉलिक्यूल होगा, एक तुम्हारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। लेट सपोज तुम्हारा HCl था, ठीक है, यहाँ तुम्हारा H2 मॉलिक्यूल था। अब HCl तुम्हारा पोलर है, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव होगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव होगा। बट H2 पे तुम्हारा कोई भी चार्ज नहीं होगा, बट इस पे पार्शियल का नेगेटिव चार्ज है मान लो। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इसके जो पॉजिटिव पार्ट होगा उसको क्या करेगा, अपने साइड अट्रैक्ट करेगा। अगर अपने साइड अट्रैक्ट करेगा तो नहीं, इस पे इस साइड में क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, और अगर इधर पार्शियल पॉजिटिव आया तो नेट तुम्हारा क्या होता है, कोई भी एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है नेचुरल स्टेट में, तो इस पे इधर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा। तो इस पे भी क्या होगा, देखो डाइपोल इंड्यूस हो गया, इसलिए बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो ये भी क्या होता है, एक वीक अट्रैक्शन होता है। अब यहाँ पे तुम्हारा चौथा है हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि तुम्हारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में भी दिया हुआ है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे तुमको कई सारे क्वेश्चंस PYQ में देखने को मिलेंगे। मैंने लास्ट में ऐड कर रखे हैं, तुमको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड कब फॉर्म होता है और क्यों फॉर्म होता है। ठीक है, पहले देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड तुम्हारा कब फॉर्म होता है। तो तुम्हारा जब मतलब ए एलिमेंट है, ठीक है, तुम्हारा अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तुम्हारा इधर मतलब कुछ भी यहाँ तुम्हारा कुछ ऐड था, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जैसे तुम्हारा ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन होगा, फ्लोरीन होगा, जनरली यही हमको तुमको एनसीईआरटी में लिखा मिलेगा। क्लोरीन तुमको एनसीईआरटी में लिखा नहीं मिलेगा, उसमें लिखा होगा कि इन सम केसेस क्लोरीन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा क्लोरीन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तुमको मैंने P ब्लॉक में भी सिखाया है। ठीक है, तो ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन होगा, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है तो किसी के साथ भी लगा होगा तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा पार्शियल का नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे। कंप्लीटली अट्रैक्ट तो नहीं कर सकते, मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन
होता है, आयनिक कंपाउंड बन जाता है। तो तुम्हारे क्या होता है, कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, उसमें अगर तुम्हारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लगे होंगे कोवेलेंट कंपाउंड में, फिर तुम्हारा HCl ही था, ठीक है, ये तुम्हारा यहाँ पे HCl ही था। तो यहाँ पे क्लोरीन पे क्या आया था, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो वही तुम्हारा लिखा हुआ कि अगर ए तुम्हारा एलिमेंट है, ये तुम्हारा ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, उस पर पार्शियल का नेगेटिव चार्ज। जो तुम्हारा हाइड्रोजन अटैच है मान लो किसी बी से, जो तुम्हारा बी है वो भी क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तुम्हारा क्या हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, उसके साथ भी तुम्हारा CCl3, ठीक है, ऐसे ही और कंपाउंड होते हैं। बट तुम्हारा NCERT में इतना ही है, तो अगर जे मेंस तक इतने पूछेगा, एडवांस में जाके और भी पूछ सकता है, तो मेंस तक ही रखेंगे अभी। बाकी तुमको मैंने CCl3 वाला मैंने ये पी ब्लॉक में बताया, ठीक है। तो दो यहाँ तुम्हारा बी है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर इस पे इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी इस पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यानी हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल का पॉजिटिव चार्ज। देखो यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आया नेगेटिव चार्ज। तो अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए तुम्हारे यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनना, इसलिए क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ये बॉन्डिंग जो तुम्हारी होती है इन वाले फोर्सेस से रिलेटिवली स्ट्रांग होती है, बट तुम्हारे आयनिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड से वीक होती है, ठीक है। तुम्हारे क्या है, ये वीक इंट्रैक्शंस है। ये तुम्हारा होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड कब फॉर्म होता है और क्यों फॉर्म होता है, ठीक है। ध्यान रखना, जब तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर फ्लोरीन, ठीक है, दोनों साइड यही तुम्हारा होना चाहिए, तभी तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसमें तुम्हारे कई क्वेश्चन पूछे गए। तो एक क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन क्या वो कंपलसरी है, तो हाँ ये कंपलसरी है, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि तुम्हारा और कुछ एलिमेंट होगा तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा नहीं, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, वहां पे भी वो वीक इंटरेक्शन लगेगा, बट उसको हम तब क्या बोलेंगे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल जैसे तुम्हारा क्या है, HCN है, ठीक है। अब ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल ले लो इसी का, H3 ट्रिपल बॉन्ड N, HCN है। देखो यहाँ पे जो ये कार्बन क्या है, sp हाइब्रिडाइज है। तुमको पता है sp हाइब्रिडाइज क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्योंकि तुम्हारा यहाँ पे s करेक्टर कितना होता है, 50% होता है, ठीक है। इन द sp, sp2 sp3, sp क्या होता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। तो यानी अच्छा खासा यहाँ पे ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इस पे जनरेट करवाएगा, इस पे खुद पे क्या होगा, पार्शियल का नेगेटिव चार्ज। यहाँ तुम्हारा नाइट्रोजन का है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो यहाँ पे वीक इंट्रैक्शन तो होगा, बट इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बोलेंगे। तो देखो जब भी कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तब उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होती है, तो यहाँ पे तुम्हारा उतना एनर्जी रिलीज नहीं हो रहा होगा कि जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलें। तो हाइड्रोजन बॉन्ड होने के लिए तुम्हारा एक स्पेसिफिक एक एनर्जी होती है, उसके बीच में अगर एनर्जी रिलीज हो रही होती है तभी हम उसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। बट वो डाटा की तो जरूरत तुमको है नहीं, वो तुमसे कतई नहीं पूछेगा, क्योंकि तो तुम्हारे चैप्टर सिलेबस से ही हट चुका है। तो यहाँ पे तुम्हारा इंट्रैक्शन तो होगा, ठीक है, तुम्हारा बॉन्ड का फॉर्मेशन तो होगा, बट तुम्हारा वो उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बोलेंगे, ठीक है। वही याद को समझाना था, क्योंकि इस पे तुम्हारा एक क्वेश्चन है PIQ का, उसमें कंपेरिजन उसने करा है कि बताओ किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा अच्छे से होगी, ठीक है। अगला तुम्हारा क्वेश्चन है कि कंपेयर करो तुम्हारा HF H2O NH3NCH4 में कि किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगा। तो जितना ज्यादा यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव बनेगा उतना ही ज्यादा अच्छा है, जितना यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव बनेगा उतना ही अच्छा है। क्योंकि यहाँ पे जो इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन क्यों होता है, दो चार्जेस के बीच में, तुम्हारा कोई भी अपोजिट चार्ज होता है, तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है, तुम्हारा एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तुम्हारा मतलब ये प्लस की वजह, तुम्हारा माइनस की वजह, उसके बीच में जो फोर्स लगता है हम फोर्स क्या बोलते हैं, KQ1Q2/R², ठीक है। ये तुम कहाँ पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12th में। तो यानी ये जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही फोर्स क्या आएगा, ज्यादा आएगा, यानी जितना ज्यादा ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना अच्छा है। और यहाँ पे भी जो जो बी एलिमेंट है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ही अच्छा है। जवाब देखो HF है, ठीक है, यानी देखो तुम्हारा H है, ये तुम्हारा F है, ये तुम्हारा H है, ये तुम्हारा F है। इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे होगा इसका पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। H2 होगा तो तुम्हारा देखो OH, और तुम्हारा ये इसका OH, यहाँ पे क्या होगा, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। अब यहाँ पे देखो क्या है, ये उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, मतलब इसके कंपेयर में ये उतना पार्शियल पॉजिटिव भी नहीं होगा, ये उतना पार्शियल नेगेटिव भी नहीं होगा। इसीलिए तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होगा, HF में होगा, देन H2O में होगा। अब नाइट्रोजन और उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उससे भी कम होगा, यहाँ पे तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगा ही नहीं, ठीक है। ये तुम्हारा क्या होगा, ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो टाइप की होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो दोनों नॉर्मली क्या होता है, हमें इंटर मॉलिक्यूलर से हमको लगता है कि वो सेम मॉलिक्यूल में है, ठीक है, बट ऐसा नहीं होता। इंटर वाला क्या होता है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में होता है, वो होता है इंटर मॉलिक्यूलर। जो इंट्रा मॉलिक्यूलर होता है वो तुम्हारा होता है विद इन सेम मॉलिक्यूल, ठीक है। तुम्हारा इंटर मॉलिक्यूल टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एंड इंट्रा मॉलिक्यूलर विद इन अ मॉलिक्यूल। ये तुम्हारा H2O है, ठीक है, तो H2O तुम्हारा मॉलिक्यूल है, ये O हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, और तुम्हारा दूसरा H2O का मॉलिक्यूल है, तो O हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, ये हो गई इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। मुझे हाँ इंट्रा मॉलिक्यूलर मतलब का सेम मॉलिक्यूल में होगी, तो इसमें NO2 भी है, इसमें OH भी है, तो इसका जो O और इसका H है, ठीक है, और इसका जो NO2 है इसको ऐसे बना लो, डबल बॉन्ड O
ये O, तो यहाँ क्या होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो भी किससे लगा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से लगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। ये क्या तुम्हारा ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, नाइट्रो लगा हुआ है, इसलिए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, तुम ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ते हो। तुम्हारा एक क्वेश्चन जनरली बहुत बार पूछा जाता है कि तुम्हारा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, उसका बॉइलिंग पॉइंट लेस होता है एज कम्पेयर टू पैरा एंड मेटा नाइट्रोफिनॉल। क्यों कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। अब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से अब इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती। अब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, यानी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा नहीं होगा, तो क्या कर जाएगा, इजिली इवापोरेट कर जाएगा। इसलिए तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पैरा नाइट्रोफिनॉल इज ग्रेटर देन द ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ड्यू टू द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये तुम्हारा क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो ये तुम्हारा क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो तुम्हारा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उसका जो है तुम्हारा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ईथर आर मोर वोलेटाइल देन द अल्कोहल। ठीक है, क्यों, अल्कोहल्स में क्या होगी, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये तुम्हारा मान लो CH3OH है, दूसरा मॉलिक्यूल तुम्हारा इसका CH3, ठीक है, इसका ये O, ये H है, तो इसका H, इसका O, यहाँ क्या हो जाएगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जिसके से क्या होगा, इनमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो ये इतनी जल्दी क्या करेगा, इवोपरेट नहीं करेगा। इसलिए तुम्हारा क्या होगा, ज्यादा वॉलेटाइल कौन होगा, ईथर, क्योंकि ईथर में तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। ईथर क्या होता है, ROR। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम तो है, बट यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है जो कि तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से लगा हो, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। इसलिए क्या होता है, ये मोर वॉलेटाइल होता है देन द अल्कोहल। ठीक है, और एक और चीज तुमने पी ब्लॉक में पढ़ी है कि तुम्हारा जो हाइड्राइड्स ऑफ पीरियड 2 एलिमेंट्स हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू हाइड्राइड्स ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स। ठीक है, क्योंकि पीरियड 2 के एलिमेंट्स के हाइड्राइड में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। और तुमने एक और चीज देखोगी, तुम्हारा जो H2O है, ठीक है, वो क्या होता है, लिक्विड होता है, मगर H2S क्या होती है, गैस होती है, क्योंकि H2O में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। इसलिए क्या होता है, ये गैस होता है, ये तुम्हारा क्या होता है, लिक्विड होता है। ये तुम्हारा हो गया इंटरमोलिकुलर एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस पे मैंने प्योर क्विज है वो मैंने नीचे लास्ट में लगा रखे हैं। ठीक है, देखो अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं आयोनिक बॉन्ड। जो भी तुम्हारा चीजें दी हैं केमिकल बॉन्डिंग में आयनिक बॉन्ड के बारे में, वो पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम पढ़ाएंगे कोवेलेंट बॉन्ड पे। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड तुम्हारे क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, और जनरली कि तुम्हारे जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि तुम्हारा फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड डिपेंड किस पे करता है। ठीक है, तो अभी तो हमने ये देख लिया कि जो हमारा एक मेटल होता है, एक नॉन मेटल होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता है, तो हम बोलते हैं कि वहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनेगा। बट एक्चुअल में क्या वो फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन इजी होता है, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला तुम्हारा क्या है, ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। ठीक है, जितना इजिली पॉजिटिव नेगेटिव आयन बन जाएगा, उतना ही इजिली तुम्हारा वो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये तुम्हारा M गैसियस है, उससे तुमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो तुम्हारा क्या बनेगा, M+ गैसियस, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन। ठीक है, तुम कहाँ पढ़ते हो, पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो देखो तुमको पता है जो तुम्हारे आयोनेशन एंथैल्पी है वो तुम्हारे न्यूट्रल एटम की क्या होती है, पॉजिटिव होती है। मतलब कि तुमको एनर्जी देनी पड़ती है अगर तुमको किसी भी न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालना है। यानी कि आयोनेशन एंथैल्पी जितना ज्यादा कम होगा, जितना इजीली हम उस इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं उसके एटम से, जितना इजी तुम्हारा कटायन बन जाएगा, उतना ही क्या है, अच्छा है। ठीक है, तो तुम्हारा जो आयोनेशन एंथैल्पी है वो क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए, तो तुम्हारा ज्यादा अच्छा आयनिक कंपाउंड बनता है। वही अगर बात करें, तुम्हारा जो एलिमेंट एक्स है मान लो, ठीक है, तो वो तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके X- बनाता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इंथैल्पी आती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी तुमको पता क्या होती है, तुम्हारे अगर हैलोजेंस हो गए या ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स हो गए, तो उनकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होती है, निगेटिव होती है। तो जितना ज्यादा तुम्हारा नेगेटिव होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उतना ही अच्छा, क्योंकि जितना ज्यादा नेगेटिव होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उतना ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, और जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, तो जो नेट एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, वो उतना ज्यादा नेगेटिव होगी, मतलब उतना ज्यादा एक्सोथर्मिक होगा वो। ठीक है, और जितना ज्यादा एक्सोथर्मिक होगा उतना ही ज्यादा क्या बनाएगा, वो स्टेबल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, जो सिस्टम जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है वो उतना ही क्या होता है, स्टेबल होता है। तो यहाँ पे मैंने नोट करके लिखी कि तुम्हारी जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं विल बी फॉर्म्ड more easily between the element with the comparatively low Arrangement enthalpy and higher negative value of electron gain enthalpy, जो कि मैंने यहाँ पे तुमको बताया। ठीक है, और तुमको पता है जो तुम्हारे ग्रुप 1 वाले एलिमेंट होते हैं क्या होती है, उनकी आयोनेशन एंथैल्पी क्या होती है, लोएस्ट होती है, क्योंकि जब तुम लेफ्ट टू राइट जाते हो तो तुम्हारा जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जिसकी वजह से आयोनेशन एंथैल्पी क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो तुम्हारा जो ग्रुप नंबर 17 होता है उसकी तुम्हारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ज्यादा नेगेटिव होती है, इसीलिए तुम्हारा ये जो कंपाउंड बनता है बहुत ज्यादा आयनिक होता है। ठीक है, तुम्हारा NaCl हो गया, KCl हो गया। ठीक है, अगला तुम्हारा पॉइंट है कि मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स हैव मेटेलिक कटायन। ठीक है, ज्यादातर तुम्हारे जो आयनिक कंपाउंड होते हैं तुम देखोगे इसमें मेटेलिक कटायन, जो कटायन होता है वो क्या होता है, मेटल का होता है। क्यों, क्योंकि तुम्हारे मेटल्स होते हैं उनकी आयोनेशन एंथैल्पी क्या होती है, लेस होती है,
और जो तुम्हारा नॉन मेटल होता है वो क्या होता है, अनायन होता है, नॉन मेटेलिक अनायन। तो अनायन नॉन मेटेलिक क्यों होता है, क्योंकि तुम्हारा जो अनायन होता है उसमें तुम्हारा इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होती है, उनकी नेगेटिव होती है, ठीक है, मतलब एनर्जी वो रिलीज करते हैं। तो जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे उतना अच्छा है, इसलिए ठीक, इसलिए तुम्हारा जो अनायन होता है क्या होता है, नॉन मेटेलिक होता है। मतलब तुम्हारा NaCl था, ठीक है, तो NaCl में तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या है, नॉन मेटल, ये तुम्हारा क्या है, मेटल है। ठीक, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि एक मेटल है, एक नॉन मेटल। तो एक मेटल है, नॉन मेटल, मतलब क्या, इनडायरेक्टली हम ये बोल रहे हैं कि डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसलिए तुम्हारा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। बट इसका एक एक्सेप्शन होता है कि NH4+, ठीक है, तुम देखते हो कि NH4+ अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या होता है, आयनिक कंपाउंड होता है। बट देखो अभी तुमको मैंने कहा था कि जो तुम्हारा कटायन होता है वो तुम्हारा क्या होता है, मेटेलिक होता है। बट इस केस में तुम्हारा क्या होता है, दो देखो, नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी क्या है, नॉन मेटल है। तो NH4+ अमोनियम आयन मेड अप ऑफ टू नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स फॉर्म द कटायन ऑफ नंबर ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है। तो तुम्हारा बहुत सारे आयनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें ये एज अ कटायन रहता है, ठीक है। तो सिर्फ NH4+ ही एक ऐसा एग्जाम्पल जहाँ पे तुम्हारे नॉन मेटल्स है और वो एज अ कटायन होता है इन द आयनिक कंपाउंड। बाकी तुम्हारा ये जनरली क्या होता है, मेटेलिक कटायंस होते हैं। ये तुम्हारा NCERT में दिया हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो पहला तुम्हारा हो गया कि ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कटायन एंड एनायन, ठीक है, मतलब तुम्हारा आयनेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। दूसरा तुम्हारा है अरेंजमेंट ऑफ द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव आयन। हमने पॉजिटिव नेगेटिव आयन बना लिया, अब इसका क्या करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे द सॉलिड, दैट इज द लैटिस, ठीक है। तो लैटिस क्या होता है, जो तुम्हारा अरेंजमेंट होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस का इन द सॉलिड में, उसी को बोलते हैं लैटिस, ठीक है, ऑफ अ क्रिस्टलाइन कंपाउंड। एक कंपाउंड जो कि क्या हो, एनी कंपाउंड जनरली क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं। तो एनर्जी इज रिलीज्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल लैटिस। तो जो क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन होता है ना, तब भी तुम्हारी एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। M+ गैसेस बन गया तुम्हारा, ठीक है, और X- गैसेस बन गया, तो इनका जो कॉम्बिनेशन होगा कि MX सॉलिड बनेगा। यहाँ पे भी क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। ये क्या होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। अभी मैं तुमको और समझाऊंगा कि आखिर क्यों यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही होती है, ठीक है। अगला तुम्हारा लिखा हुआ है कि जो तुम्हारा आयनिक कंपाउंड्स होते हैं इन द क्रिस्टलाइन स्टेट में, वो कंसिस्ट करते हैं पीरियोडिक 3D अरेंजमेंट ऑफ द कैटायन एंड एनायन, जो कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं बाय द कोलम्बिक या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। क्योंकि एक पे होता है पॉजिटिव चार्ज, एक पे होता है नेगेटिव चार्ज। तो जब भी कोई चार्ज होते हैं, तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, +Q -Q, तुम ये क्लास 12 में पढ़ते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है। तो तुम्हारा क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। तो यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जो कि तुम्हारे अटायंस और एनायंस को बाउंड करके रखता है इन द सॉलिड। तो ये जो तुम डिटेल में पढ़ते हो सॉलिड स्टेट में, जो कि तुम्हारा क्लास 12 का पार्ट है, ठीक है, जो कि तुम्हारा आप जेई मेंस के सिलेबस से हट चुका है, ठीक है। बट तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पढ़ते हो तो तुमको इतना आइडिया तो होगा, ठीक है। इसका एग्जांपल तुम्हारा दिया हुआ है रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। रॉक सॉल्ट तुम्हारा क्या होता है, NaCl को बोलते हैं। तो NaCl में क्या होता है ना, कि जो तुम्हारा क्लोरीन होता है, जो तुम्हारा मतलब एक क्यूब है, ठीक है, तो एक क्यूब में जो क्लोरीन होता है वो तुम्हारा कॉर्नर्स पे होता है, ठीक है, यहाँ कॉर्नर, इस कॉर्नर पे, ठीक है, जितने भी क्यूब के कॉर्नर होते हैं, ठीक है, वहां पे होता है। और जितने भी फेसेस हैं, फेसेस मतलब तुम्हारा मान लो ये सरफेस है, ये इसका क्या है, फेस है क्यूब का, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फेस ऑफ क्यूब। मतलब ये तुम्हारा मान लो ए है, ये तुम्हारा बी है, ये तुम्हारा सी है, ये डी है, ठीक है। तो ABCD क्या है, फेस ऑफ अ क्यूब। तो ये फेस ऑफ द क्यूब पे भी क्या होता है, क्लोरीन एटम होता है। जितने भी तुम्हारे फेसेस होते हैं, हर फेस पे एक क्लोरीन एटम होता है, ठीक है। यह तुम्हारा ये हो गया, पीछे तुम्हारा एक और होगा, ठीक है। तो 6 फेसेस है, तो तुम्हारे क्या होगा, 6 क्लोरीन एटम फेस पे होगा। तुम्हारे 8 कॉर्नर्स है, तो 8 कॉर्नर्स पे क्या होगा, क्लोरीन एटम होगा। वही अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम कहाँ होता है, ऑक्टाहेड्रल पोजीशन में होता है। अब ऑक्टाहेड्रल पोजीशन कौन सी होती है, तो तुम्हारी एज होती है, एज का सेंटर होता है तुम्हारी, इसको एज बोलते हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एज। एज का जो सेंटर होता है, ये सेंटर, ठीक है, एज सेंटर जितने भी हैं, ठीक है, कितने एज हैं, एक क्यूब में कितनी एज होती हैं, 12 एजेस होती हैं, ठीक है। तो 12 तुम्हारी एटम्स ऐसे अरेंज होते हैं। और तुम्हारा जो क्यूब है उसका जो सेंटर होता है वो भी क्या होता है, एक ऑक्टाहेड्रल पोजीशन होती है। टोटल तुम्हारे ये 12 एजेस पे होगा, एक तुम्हारा क्यूब के सेंटर पे हो गया। इस तरह से अरेंजमेंट होता है NaCl का इन द सॉलिड, ठीक। तो इसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक FCC, ठीक है। तुम कहाँ पढ़ते हो, सॉलिड स्टेट में, जो कि तुम्हारा क्लास 12 का पार्ट, जो कि तुम्हारा जेमेंस का सिलेबस में नहीं है। बट तुम्हारा ये स्ट्रक्चर जहाँ पे दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इसलिए मैंने बता दिया तुमको, थोड़ा आइडिया देने के लिए कि आखिर कैसे तुम्हारा आयनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन तुमसे पूछा नहीं जाएगा। क्या बात करें, एक लैटिस पॉइंट एक वर्ड आता है, तो लैटिस पॉइंट कहते हैं, तो तुम्हारे जो एटम्स होते हैं ना, उनको हम एक स्मॉल स्फेयर के फॉर्म में दिखाते हैं। तो स्मॉल स्फेयर के फॉर्म में जो दिखाते हैं, इन्हीं को बोलते हैं हम लैटिस पॉइंट्स, ठीक है। और जो तुम्हारा जो पूरा होता है स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं लैटिस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यानी पूरा पूरे की वो क्या बोलते हैं, लैटिस है ये।
और ये जो पॉइंट होता है, ये तुम्हारा जो एटम होता है जिसको पॉइंट से दिखाते हैं उसको बोलते हैं लैटिस पॉइंट, ठीक है। तो स्मॉल स्फेरिकल पॉइंट टू रिप्रेजेंट द एटम, इसको क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट। तो ये कुछ तुम्हारे टर्म्स थे जो तुमको उन्होंने बताया, बाकी तुमसे ये पूछेगा नहीं क्योंकि तुम्हारे सिलेबस का पार्ट अब नहीं है। और तुमको थोड़ा आइडिया देने के लिए आखिर कैसे एटम्स अरेंज होते हैं इन द अनइक सॉलिड, इसलिए तुमको मैंने थोड़ा बता दिया, ठीक है। अब तुमको थोड़ा सा डाटा वाइज देख लेते हैं कि कैसे तुम्हारा फॉर्मेशन ऑफ NaCl होता है। जो तुम्हारा Na गैसेस है उससे तुमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, इसको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जो कि यहाँ पे डाटा कितना दिया है, 495.8 किलो जूल पर मोल। यानी अगर एक मोल सोडियम गैसेस एटम से हमको Na+ गैसेस बनाना है, एक मोल इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो तुमको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 495.8 किलो जूल पर मोल। और एक चीज तुमको ना पीरियोडिक टेबल में बहुत अच्छे से बताई थी कि यहाँ पे गैसियस ही होना चाहिए। अगर कोई भी तुमने सॉलिड कर दिया तब उसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी नहीं बोलते हैं, ठीक है। गैसियस एटम से जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तभी उसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। सिमिलरली जब हम गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तभी उसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं, ठीक है। तो क्लोरीन अगर इलेक्ट्रॉन लेता है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितनी है, माइनस का 348.7 किलो जूल पर मोल, ठीक है। दोनों को ऐड करोगे यानी ओवरऑल तुम्हारा क्या बना, 147.1 किलो जूल पर मोल। मतलब इतनी एनर्जी हमको पॉजिटिव में देनी पड़ रही होगी, ठीक है। मतलब इतना तो रिलीज हो गया, तो ओवरऑल देने को कितना देना पड़ रहा है, इतना देना पड़ रहा है मुझे। जो तुम्हारा ये Na+ और Cl- ऐड होके एक NaCl सॉलिड बनाता है, तब भी वहां क्या होती है, एनर्जी का रिलीज होता है। अब एनर्जी जो रिलीज होती है हम बोलते हैं, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, NaCl का फॉर्मेशन हो रहा है। हम इसलिए दिखाते हैं डेल्टा F, और यहाँ पे H। यहाँ पे F क्या है, फॉर्मेशन, तो इसको क्या बोलते हैं, इंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन, ठीक है। तो इंथैल्पी वर्ड मैंने बहुत अच्छे से समझाया तुमको पीरियोडिक टेबल में, तुमको मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा फिर से अब, ठीक है। इंथैल्पी मतलब क्या होता है कि तुम्हारी जो उसकी हीट होती है, ठीक है, जो उसकी एनर्जी होती है। तो ये इंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन, क्योंकि फॉर्मेशन किसका हो रहा है, NaCl का। तो जो किसी का भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो हम बोलते हैं कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। अब यहाँ पे लैटिस का फॉर्मेशन हो रहा है तो हम बोलेंगे इंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन। यहाँ पे NaCl, यहाँ पे हम NaCl के लिए लिख रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि इंथैल्पी ऑफ NaCl फॉर्मेशन, ठीक है। तो वो तुम्हारा कितना है, डाटा तुम्हारा कितना है, माइनस का 788 किलो जूल पर मोल। इतना पॉजिटिव में था, बट ये भी तुम्हारी इतनी एनर्जी और रिलीज होगी जब तुम्हारा लैटिस का फॉर्मेशन हुआ। तुम देख सकते हो कि तुम्हारा जो रिलीज एनर्जी क्या है, ज्यादा एज कम्पेयर टू जो कि एनर्जी तुमको देनी पड़ी थी। यानी तो ओवरऑल ये प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। तो तुम्हारा जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तुम्हारा लैटिस का फॉर्मेशन होता है, वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। मतलब अगर तुमको किसी भी लैटिस को ब्रेक करना है तो तुमको एनर्जी क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, तभी वो ब्रेक होगा। वही लिखा हुआ कि देयरफॉर द एनर्जी इज रिलीज्ड मोर देन द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। यहाँ पे जितनी एनर्जी तुम्हारी रिलीज हुई ज्यादा है एज कम्पेयर टू जितनी एनर्जी तुमको देनी पड़ी। तो ये दो एनर्जी क्या थी जो तुम्हारी रिलीज हुई है, ये तुम्हारी एनर्जी क्या है, देनी पड़ी है। तो ओवरऑल क्या है, रिलीज ज्यादा हुई है। तो आगे क्या लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, दस द qualitative measure of stability of ionic compound is provided by its delta HF, also not only by the अचीविंग द ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द आयनिक स्पीसीज। मतलब कि जैसे हमने इलेक्ट्रॉन निकाल के कटायन बना लिया, इलेक्ट्रॉन ऐड कर अनायन बना लिया, तो सिर्फ इस चीज से हम नहीं देखेंगे कि तुम्हारा उसकी आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या होगी। आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी के लिए हमको इंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन भी देखना पड़ेगा, ठीक है। वही हमने देखा कि यहाँ पे तुम्हारा ऐसे हमको क्या लग रहा था कि एनर्जी देनी पड़ेगी, पर इंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन में इतनी एनर्जी रिलीज हो गई, इसका मतलब ओवरऑल एनर्जी क्या हुई है, रिलीज हुई है, तभी तो वो बॉन्ड बना है। तो अभी हम देखेंगे आखिर ये लैटिस में एनर्जी रिलीज क्यों हुई है, ठीक है। तो हमारा एक टर्म आता है लैटिस एंथैल्पी, ठीक है। तो लैटिस एंथैल्पी क्या होता है, नेगेटिव ऑफ एंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन। जो तुम्हारा एंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन था ना, उसका जो नेगेटिव होता है वही तुम्हारा क्या होता है, लैटिस एंथैल्पी होता है। मतलब क्या कि दूसरे टर्म में बोल सकते हैं, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में डेफिनेशन लिखी हुई है, ये तुमको ने बताया था क्योंकि ये तुम्हारा हेल्प करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो तुम्हारा एनसीईआरटी में डेफिनेशन क्या लिखी है कि तुम्हारा एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द 1 मोल ऑफ सॉलिड एनिक कंपाउंड्स इनटू द गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट। ध्यान रखना कि 1 मोल को ब्रेक करना है, पहली बात तो पहली कंडीशन किसको ब्रेक करना है, 1 मोल को। और दूसरी कंडीशन क्या है कि सॉलिड आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करोगे किसमें, गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि अगर तुम्हारा मान लो NaCl सॉलिड है, अब ब्रेक करके उसको बोले कि Na+ सॉलिड और Cl- सॉलिड, यहाँ पे जो एनर्जी लगेगी वो तुम्हारी लैटिस एंथैल्पी नहीं होगी। तुम्हारी लैटिस एंथैल्पी क्या होगी, जब ये तुम्हारा गैसियस Na+ बनेगा और क्लोरीन गैसेस बनेगा, ठीक है। तो NaCl सॉलिड ब्रेक करा, Na+ गैसियस, Cl- गैसियस, यहाँ पे मान लो ये ए एनर्जी, तो ये क्या होगी, ए एनर्जी क्या होगी, इसको बोलते हैं हम लैटिस एंथैल्पी, ठीक है। वही अगर देखो तुम्हारा ये Na+ और Cl- जब ऐड हुआ था, NaCl सॉलिड बनाया था, तब तुम्हारी एक बी एनर्जी थी, एंथैल्पी चेंज इन एंथैल्पी था, उसको हमने क्या बोला था, एंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन तुम्हारा क्या था, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। और जो हमारा लैटिस एंथैल्पी क्या होती है,
एंडोथर्मिक होती है, क्योंकि तुम अगर बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो तो तुमको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तुम्हारा लैटिस एंथैल्पी कितना लिखा हुआ है, देखो 788 किलो जूल पर मोल। अगर तुम ध्यान से देखो तुम्हारा यहाँ भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना था, माइनस का 788 किलो जूल पर मोल। तो मतलब तो सिंपल सी बात है, समझ लो ये तो मान लो किसी से उधार लेते हो, ठीक है, तो तुम जितना लेते हो तुमको वापस करना पड़ता है ना। तो सिमिलरली वही चीज है कि अगर तुम्हारा इनको ऐड करने में अगर 788 किलो जूल पर मोल की रिलीज हुई है, तो उसको ब्रेक करने में भी तुमको उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, जितना लिया है उतना तुमको वापस करना ही पड़ेगा, तभी तुम्हारा वो फिर से ब्रेक होगा। अब तो क्वेश्चन आता है आखिर ये एनर्जी रिलीज क्यों होती है। तो तुम अगर तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ लिया होगा अच्छे से, तो तुमको पता है कि तुम्हारा चार्ज Q1 है, तुम्हारा ये चार्ज Q2 है मान लो, ठीक है, ये तुम्हारा प्लस Q जो माइनस Q है। इसके लिए तुम्हारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम इसके बीच में लिखते हैं, वो लिखते हैं K Q1/R² से। और जो एनर्जी लिखते हैं वो K Q1 Q2/R से। ठीक है, तो एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज, यानी ओवरऑल एनर्जी क्या आने वाली है, नेगेटिव आने वाली है। मतलब दो तुम्हारे चार्जेस हैं, एक तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है और तुम्हारा एक नेगेटिव चार्ज है। अगर वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, ठीक है, इनफाइनाइट डिस्टेंस में, तो उसमें एनर्जी स्टोर क्या होती है, ये जीरो होती है। अब एनर्जी अगर जीरो होती है, बाद में तुम्हारा फाइनली मान लो किसी आर डिस्टेंस पे उसको हम ले आए, तो एनर्जी क्या होती है, ये होती है। तो फाइनल एनर्जी तुम्हारा क्या है, -K1 Q2/R, माइनस का क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ओवरऑल क्या होगा, ये मान लो मैग्नीट्यूड है, तो ये तुम्हारा नेगेटिव आएगा, साइन आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या, तुम्हारा डेल्टा ई जो होगा वो तुम्हारा ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, तो इनिशियल तो जीरो है, यानी ई फाइनल क्या है, नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब तुम्हारा क्या है, एक्सोथर्मिक है। ठीक है, तो जब भी तुम चार्जेस को पास में लाते हो, ठीक है, दो चार्जेस को जितना ज्यादा पास लाओगे उतना ही क्या होगा, उसमें ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी नेगेटिव में, उतना ही ज्यादा क्या करेगा, वो एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, तो तुम्हारा आयनिक कंपाउंड क्या होता है, पॉजिटिव कटायन एंड नेगेटिव एनायन होते हैं। जब उनको तुम पास में लाते हो इसीलिए उसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। इसलिए तुम्हारा लैटिस जब फॉर्मेशन होता है तो उसमें क्या होता है, एनर्जी का रिलीज होता है। और तुमको समझ में आ गया होगा कि आखिर क्यों तुम्हारा एनर्जी रिलीज होता है जब तुम्हारा लैटिस फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नोट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, जो तुम्हारा जो लैटिस एंथैल्पी होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, Q1 Q2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के। ठीक है, यानी कि साइज के और चार्ज के। तुम्हारा एक पीओक्यू में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो तुम्हारी लैटिस एंथैल्पी किस पे डिपेंड करती है, तो डिपेंड करती है चार्ज पे, कितना तुम्हारा चार्ज है कटायन आयन पे, और उसके साइज पे। ठीक है, यही पूछा गया था, बट थोड़ा तुमको मैंने डिटेल में बता दिया कि तुम्हारा फॉर्मूला वाइज देख लो, कि तुमको पता है, तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते भी हो कि Q1 Q2/R। ठीक है, तो वहां से तुम्हारा ये सिंपल सा आ गया, इसमें कोई भी रटने वाली चीज नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे कंपैरिजन है कि तुमको कंपेयर करना है लैटिस एंथैल्पी। तो यहाँ पे Li है, यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे पोटेशियम, यहाँ पे सीजियम है। क्लोरीन देखो फिक्स है, यानी तुम्हारा F माइनस है, यहाँ तुम्हारा क्या है, +1 है। सब पे ये सेम चार्ज है, यहाँ +1 है या -1 है, या -1 या +1 है, -1 है, +1 है। ठीक है, यानी Q1 Q2 तो क्या है, सब में सेम है, बट डिफरेंस किसका है, R का है। तो R जितना ज्यादा बड़ा होगा, लैटिस एंथैल्पी क्या होगा, उतना कम होगा। ये लैटिस एंथैल्पी ऑफ LiF ग्रेटर देन NaF, NaF ग्रेटर देन KF, एंड KF ग्रेटर देन CSF। सिमिलरली तुम्हारा यहाँ पे क्या है, कटायन फिक्स है, ठीक है, और अनायन चेंज हो रहा है। तो जितना बड़ा अनायन होगा उतना ही तुम्हारा R क्या होगा, ज्यादा आएगा, उतनी लैटिस एंथैल्पी क्या होगा, लेस होगा। यानी तुम्हारा यहाँ पे लैटिस एंथैल्पी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पे जो R होती है वो टोटल टोटल डिस्टेंस होती है। यहाँ पे Na तो तुम्हारा फिक्स है, यानी तुम्हारा मान लो ये Na है तो फिक्स है, बट ये तुम्हारा पहले फ्लोरीन था, ठीक है, बाद में मान लो ये क्लोरीन आया, तुम्हारा भी ब्रोमीन आया, तो नेट आर क्या होगी, जो उनकी न्यूक्लियस की डिस्टेंस होगी, तो वो तो बढ़ रही होगी, तो जितना ज्यादा होगा डिस्टेंस, आर जितना ज्यादा होगा उतनी तुम्हारी लैटिस एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो मैं दो सिंपल से कंपैरिजन तुमको मैंने कहा दी, बहुत इजी थे, कुछ इतना टफ नहीं है। ठीक है, बाकी तुमसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाने वाला नहीं है कि तुम्हारा एनसीईआरटी लेवल पे ये सब चीजें नहीं दी है। ठीक है, अब तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है आयनिक कंपाउंड की। तो तुम्हारा पहला क्या है, तुम्हारा कि जनरली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं। तो तुम्हारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट। ये सॉलिड स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, बट मोल्टन स्टेट में कंडक्ट करते हैं। मोल्टन मतलब कि हमने इसको मेल्ट करा दिया, ठीक है, मेल्ट करके हमने इसको लिक्विड फॉर्म में लिया है, तभी क्या करेगा, तभी तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, क्योंकि आयंस क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। जब तुम्हारा सॉलिड स्टेट में होता है तब तो आयंस मूव नहीं करते हैं, इसलिए तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, बट लिक्विड स्टेट में वो मूव कर सकते हैं, तो तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट वो करने लगता है। और तुम्हारी ये लाइन एक पीवाईक्यू में भी पूछी गई है। ठीक है, अगर तुम्हारा पॉइंट है आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड्स, ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि आयनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। वही तुम आगे तुम अभी पढ़ोगे, तुम्हारे जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं ना, वो तुम्हारे क्या होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। अगला तुम्हारा क्या है, जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड हाई डेंसिटी। तो आयनिक कंपाउंड की जनरली हाई डेंसिटी होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब हमको चैप्टर का बेसिक आइडिया मिल गया है। अब हम अप्रोचेस पढ़ने वाले जो हमारी सिलेबस में है। तुम्हारा पहला क्या है, कॉजल लुईस अप्रोच, फिर तुम्हारा VSEPR है,
तुम्हारा VBT है, उसके बाद हम बढ़ेंगे MOT। ठीक है, तो पहले देख लें कॉजल लुईस अप्रोच क्या थी। तो लुईस की अप्रोच क्या थी कि जो एटम होता है वो अचीव करता है स्टेबल ऑक्टेट व्हेन दे आर लिंक्ड विद द केमिकल बॉन्ड। तो लुईस ने ये बोला था जब भी तुम्हारा कोई केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है तो वो ट्राई करता है कि वो ऑक्टेट कंप्लीट करे, मतलब वही तुम्हारा ऑक्टेट रूल। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स वो अटेन करने की ट्राई करता है, बट ऐसा हमेशा नहीं होता है। तुमको पहले बता चुका हूँ, अभी आगे तुमको मैं सारे केसेस बता भी दूंगा। ठीक है, बट जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है। तो यही तुम्हारा लुईस ने बताया था। तो तुम्हारा लुईस ने क्या बोला, जब तुम्हारा NaCl है बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना था, तुमने देखा था यहाँ पे Na+ बन जाता है, 8 आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, Cl- बन जाता है, आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। सिमिलरली तुम्हारा कोवेलेंट कंपाउंड है F2Cl2, जो बनता है कैसे, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कैसे बनता है, फ्लोरीन के आउटर मोशन में तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और दूसरा फ्लोरीन एटम है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो इसके भी 8 कंप्लीट हो गए। ठीक है, इसने बॉन्ड बना लिया। अब शेयरिंग कर ली, इसकी शेयरिंग कर ली, मतलब क्या, ये इसका भी है और ये इसका भी है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा ऐसे भी इसके क्या हो गए, 8 हो गया। तो इस तरह से क्या होगा, ऑक्टेट क्या कर ली, कंप्लीट कर ली। तो जो वहाँ केमिकल बॉन्ड होता है, तो केमिकल बॉन्ड में क्या करता है, वो ट्राई करता है कि अपनी ऑक्टेट क्या कर ले, वो कंप्लीट कर ले। तो यही तुम्हारा लुईस की अप्रोच थी। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई, तुम्हारा लुईस पिक्चर ऑफ एटम है इन द टर्म ऑफ द पॉजिटिव चार्ज कर्नल। ठीक है, तो कर्नल क्या होता है, तुमको मैंने पॉजिटिव में बताया है, ये तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब कि तुम्हारा जो न्यूक्लियस ले लो और प्लस इनर इलेक्ट्रॉन्स ले लो, तुम्हारा सोडियम प्लस लिख दिया है। तो यहाँ पे अब क्या है, तुम्हारा ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, तुम्हारा एटम है, इसके पास क्या है, इनर इलेक्ट्रॉन्स है। आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन था उसको हमने निकाल लिया, तभी +1 के चार्ज है, तो इसको हम बोलते हैं कर्नल। तो वही तुम्हारा बोला कि पॉजिटिव चार्ज कर्नल एंड आउटर शेल अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स लाइक 8 कॉर्नर्स ऑफ अ क्यूब विच सराउंड्स द कर्नल। ठीक है, मतलब तुम्हारा ये कि तुम्हारा जो Na+ बन गया, अब यहाँ पे जो आउटर मोस्ट शेल होगी, ठीक है, वो तुम्हारी क्या होगी, 2 होगी, N=2। उसमें क्या होंगे, आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वो 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, ये तुम्हारा मतलब सोडियम बीच में हो गया, तुम्हारा ये क्यूब से मान लो घिरा हुआ है ये एटम। ठीक है, तो इसके कॉर्नर्स पे 8 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इस तरह से इन्होंने बोला था। तो ये तुम्हारी एनसीईआरटी में लाइन लिखी, इसलिए मैंने लिखा दिया कि मान लो तुमसे हो सकता है कभी तुम्हारा किसी क्वेश्चन में पूछ ले। ठीक है, तो उसको बताते हैं लुईस सिंबल। तो लुईस सिंबल क्या होता है, वी नो दैट द फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल इन्वॉल्व द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तुमको पता है कोई भी तुम्हारा मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, कोई भी तुम्हारा कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, उसमें जो तुम्हारे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से इन्वॉल्व होते हैं, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी उनको हम बोलते हैं। जो तुम्हारे इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तुम्हारे इन्वॉल्व नहीं होते हैं जनरली। तो लुईस सिंबल में हम क्या करते हैं, लुईस सिंबल में हम रिप्रेजेंट करते हैं एक एटम को विद इट्स सिंबल, मतलब उसका सिंबल लिखते हैं और डॉट्स बनाते हैं। कितने डॉट बनाते हैं, उतने ही डॉट बनाते हैं जितने तुम्हारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे तुम्हारा लिथियम हो गया, लिथियम के आउटरमोस्ट शेल में होता है 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए हम 1 डॉट बनाएंगे। बेरिलियम में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए हम 2 डॉट बनाएंगे। बोरॉन में होता है 3 इलेक्ट्रॉन, इसलिए हम 3 डॉट बनाएंगे। कार्बन में होता है 4 इलेक्ट्रॉन, यानी हम 4 डॉट बनाएंगे। नाइट्रोजन में होता है 5 इलेक्ट्रॉन, यानी हम 5 डॉट बनाएंगे। ऑक्सीजन में होता है 6 इलेक्ट्रॉन, यानी हम 6 डॉट बनाएंगे। फ्लोरीन में होता है 7 इलेक्ट्रॉन, यानी हम 7 डॉट बनाएंगे। और नियॉन में होता है 8 इलेक्ट्रॉन, इसलिए हम क्या बनाएंगे, 8 डॉट्स बनाएंगे। तो हम जो सिंबल होता है सिंबल लिख देते हैं, प्लस जितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम डॉट से रिप्रेजेंट बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लुईस सिंबल। ठीक है, तो आगे तुम्हारी एक लाइन लिखी है, तुम्हारा जो ग्रुप वैलेंस होता है इधर वो इक्वल होता है टू द नंबर ऑफ डॉट्स और 8 माइनस नंबर ऑफ डॉट्स। तुमको पता है लिथियम में इसकी वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है। बेरिलियम की 2 होती है, यहाँ पे 3, ये 4, इसकी फिर 3 2 1, इसकी 0। ठीक है, तुमको मैंने वैलेंसी कहाँ कराई है, पीरियोडिक टेबल में कराई थी। वैलेंसी क्या होती है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तुम डोनेट करोगे या एक्सेप्ट करोगे टू कंप्लीट इट ऑक्टेट। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इसलिए वैलेंसी 1 होती है, 2 डोनेट करता है इसलिए 2 होती है, यहाँ पे 3 डोनेट करता है इसलिए 3 आती है, यहाँ पे तुम्हारे 4 डोनेट कर सकता है फिर एक्सेप्ट कर सकता है इसलिए 4 आता है, यहाँ पे 3 एक्सेप्ट कर देगा तो 8 आ जाएंगे, यहाँ पे 2 एक्सेप्ट करेगा तो 8 आ जाएंगे, यहाँ पे 1 एक्सेप्ट करेगा तो 8 आ जाएंगे, इसलिए यहाँ पे वैलेंसी क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो वही लिखा हुआ है कि तुम्हारा ग्रुप वैलेंस होगा। ठीक है, तो तुम्हारा ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट है, तो ग्रुप वैलेंस यहाँ पे क्या होता है, 2 होता है। तुम देखोगे डॉट्स भी कितने हैं, 2 है। तो लिखा होगा कि ग्रुप बैलेंस इधर इक्वल टू नंबर ऑफ डॉट्स। और अगर याद हम देखोगे तुम्हारा ग्रुप बैलेंस क्या होता है, यहाँ पे ग्रुप नंबर 15 का एलिमेंट है, यहाँ पे इसका ग्रुप बैलेंस क्या होता है, 3, यानी तो यहाँ पे डॉट्स कितने हैं, 5 है, यानी 8 माइनस नंबर ऑफ डॉट्स। वही चीज यहाँ पे लिखी है, तुम्हारा एनसीईआरटी की लाइन है, तो ये भी तुमसे पूछ सकता है अगर पूछने जाएगा। ठीक है, अब मतलब आगे देखो क्या है, कॉजल अप्रोच। तो कॉजल अप्रोच और कुछ नहीं है, जो तुमको मैंने NaCl का फॉर्मेशन दिखाया कि Na+ बनेगा, Cl से Cl- बनेगा, फिर NaCl का फॉर्मेशन होगा। तो वही तुम्हारा कॉजल अप्रोच था कि, तो कॉजल अप्रोच वाज द अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो कॉजल अप्रोच थी फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड के लिए थी। कि मैंने एनसीईआरटी का तुम्हारा पेज है, तुमको मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, ये तुम आराम से इसको पॉज करके इसको पढ़ सकते हो, उसमें नॉर्मल कुछ नहीं लिखा है कि NaCl का फॉर्मेशन दिखाया है। ये तुम्हारा कॉजल की क्या थी, अप्रोच थी। ठीक है,
तो कौशल ने क्या देखा कि बहुत सारे तुम्हारे ऐसे कंपाउंड्स है जो तुम्हारा इसमें फिट नहीं हो रहे थे इस कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो ये तुम्हारा किसके लिए फिट होगा, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स के लिए तुम्हारा कॉजल अप्रोच फिट होगी, सबके लिए फिट नहीं होगी, इसीलिए ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे टर्म आता है इलेक्ट्रोवैलेंस, तो ये भी तुमको मैंने प्योरिटी टेबल में पढ़ा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोवैलेंस क्या होता है, इक्वल टू द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ चार्ज ऑन द आयन। जैसे तुम्हारा MgCl2 है, तुमसे पूछे कि बताओ इलेक्ट्रोवैलेंस ऑफ मैग्नीशियम कितना है, तो मैग्नीशियम पे चार्ज कितना है, मैग्नीशियम पे +2 का चार्ज है, यहाँ पे क्लोरीन पे -1 का चार्ज है, ठीक है। इसलिए तुम्हारा मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोवैलेंस कितना है, 2 है, क्लोरीन का इलेक्ट्रोवैलेंस कितना है, 1 है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ तुमको यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी होती है, प्लस माइनस नहीं लगाना होता है। ये ऐसे तुम देखते हो इलेक्ट्रोवैलेंस, जैसे बोलते हैं उसको हम इलेक्ट्रोवैलेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम है, उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है, 2 है। जो तुम्हारा क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है, 1 है। जो को तुम्हारा साइंटिस्ट आए थे लैंगम्यूर, ठीक है। ये तुम जनरली नहीं इतना ध्यान से पढ़ते हो, मतलब तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया है, ये भी तुमसे अगर पूछना चाहेगा तो पूछ सकता है। उन्होंने टर्म दिया था किसका, कोवलेंट बॉन्ड का, ठीक है। जो तुम्हारे लुईस थे उन्होंने लुईस डॉट स्ट्रक्चर दिया, उनसे हमको लुईस डॉट स्ट्रक्चर मिला, और मिला हमको क्या, ऑक्टेट रूल। और तुम्हारे लैंगमोर थे, उन्होंने कोवलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। तो तुम्हारा लुईस लैंगमोर थ्योरी कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉर्मेशन ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल। मतलब ये जो तुम्हारा क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन का आउटर मोशन में कितने 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरा क्लोरीन है उसके भी आउटर मोशन में कितने होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब तुम्हारा बाय द ऑक्टेट रूल ये भी बोले कि लुईस के अकॉर्डिंग कितने होने चाहिए, यहाँ पे 8 होने चाहिए, ठीक है। तो वो 8 कैसे बनेगा, तो लैंगमोर का था कोवेलेंट बॉन्ड, यानी तुम्हारा उन्होंने बोला कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जो कि बॉन्ड बनता है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। मतलब अपना एक जो क्लोरीन होगा, ये क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन एटम से क्या करेगा, शेयर करेगा। देखो इसके भी 8 कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और ये देखो इसके भी क्या हो गए, 8 कंप्लीट होगा, क्योंकि ये तुम्हारा जो बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, ये तुम्हारे दो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होंगे, ये दोनों के होंगे, ये इसका भी होता है, ये क्या होता है, इसका भी होता है, मतलब क्या होता है, कॉमन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो, ठीक है। इसलिए तुम्हारा ये लुईस लैंगम्यूर थ्योरी थी, इससे बना सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं, हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है, तुमको पता ही होगा। और हमारा जैसे H2 है, ठीक है, तो H2 है, ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्सीजन के हमने बना दिए 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को तुमको पता है उसका एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन और हीलियम के लिए ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता है, वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या कर लेगा, तो एक बॉन्ड बनाया यहाँ पे केमिकल बॉन्ड लैंगमुर के अकॉर्डिंग, यहाँ देखो इसका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया ऑक्टेट, ठीक है। इसको 2 ही चाहिए थे, अब देखो इसके भी क्या हो गए, 2 बन गए, इसके 2 ही हो गए। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन के क्या 8 है, देखो इसके देखो 4 हो गए, 4 तुम्हारे क्या हो गए, कॉमन वाले हो गए, इसके भी क्या हो गए, 8 हो गए, यानी सबकी ऑक्टेट क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो तुम्हारी क्या होगा, लुईस की थ्योरी भी हो गई। तो लुईस लैंगमुर थ्योरी तुम्हारी हेल्पफुल थी फॉर अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। वहीं अगर डबल बॉन्ड की बात करें, जैसे तुम्हारा CO2 हो गया, तो C डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि सबके क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है। समझिए तुम्हारा C2H2 है, तो C डबल बॉन्ड O CH H, ठीक है, H तो यहाँ पे देखो इसके कार्बन के 8 हो गए, ठीक है। इस कार्बन के भी 8 हो गए, और जितने भी हाइड्रोजन है उसके 2 है, तो ये क्या हो गया, ऑक्टेट रूल यहाँ भी फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो जो तुम्हारा जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। तो हम बाद में भी डिटेल से ऑर्बिटल ड्रॉ करके भी सीखेंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो N2 में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। आउटर मोशन में कितने, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके 2 इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ है, 3 इसने बॉन्ड बना लिए, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 3 इसके बॉन्ड बना लिए, देखो ये 2 6 इसके हो गए, देखो 8 इसके ये पूरे हो गए, और 8 इसके पूरे हो गए, यानी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। और तुम्हारा ये N2 का फॉर्मेशन हो गया। सिमिलरली तुम्हारा C2H2 यानी C ट्रिपल बॉन्ड CH, और ये H, देखो ये कार्बन के 8 हो गए, ठीक है। इस कार्बन के भी 8 हो गए, तुम्हारे हाइड्रोजन के 2 हो गए, इस हाइड्रोजन के भी 2 हो गए, तो ये क्या हो गया, एक स्टेबल स्ट्रक्चर हो गया। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि आखिर कौन कितने बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, तुम्हारा जो ऑक्टेट रूल है ना, बहुत हेल्पफुल होता है हमको किसी का भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में। ऐसे हमको कैसे पता लगा यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड N बनेगा, हमने देखो N बनाया, यहाँ पे N बनाया, हमको पता है यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे इसके बाद दो दो 4 इलेक्ट्रॉन अभी बचे हैं, इसके बाद भी 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, मगर इसके भी दो, इसके बाद कितने हुए हैं अभी, 6 हुए हैं, इसके बाद भी 6 हुए हैं। अगर मान लो ये एक और शेयर कर ले, दोनों के पास अब देखो कितने कितने हो गए, अब दोनों के पास 4 यहाँ हो गए, 3 7 7 हो गए, अब भी 8 नहीं हुए। ये एक और बॉन्ड बना ले अगर, ये कितना होगा देखो, ट्रिपल बॉन्ड में गया, इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए। तो ऑक्टेट रूल हमको हेल्प करता है किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड का करेक्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में, ठीक है। अभी मैं बहुत सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा, तब तुमको मैं ये ऑक्टेट रूल लगा के दिखाऊंगा कि कैसे हम सोचते हैं कि आखिर किसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तुम्हारा जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, 2 पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो एक तुम्हारा क्या होता है सिग्मा, और 2 तुम्हारे क्या होते हैं, पाई होते हैं, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड में। आगे तो तुम्हारा नोट करके क्या लिखा हुआ है कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर मे नॉट एक्सप्लेन द बॉन्डिंग एंड द बिहेवियर,
बट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल इन अ लार्ज एक्सटेंट। ठीक है, तो भले ये एग्जैक्ट बॉन्डिंग ना बता पाए, एनर्जी ना बता पाए, बट हेल्प करता है किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में। तो हमने तो सिग्मा बॉन्ड पढ़ लिया, पाई बॉन्ड पढ़ लिया कोवेलेंट बॉन्ड में। तुम्हारा एक और कोवेलेंट बॉन्ड होता है जिसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, तो व्हेन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय द सिंगल एटम, जब एक सिंगल एटम अपना पूरा पूरा पेयर देता है। ठीक है, पहले अभी तक हम क्या देख रहे थे, तुम्हारा ये ए था, ये तुम्हारा बी था, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया था, बॉन्ड बनाया था। हम इसको क्या बोल रहे थे, ये तुम्हारा कोवेलेंट बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये सिग्मा है, डबल है तो एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल है तो एक सिग्मा दो पाई। बट अगर मान लो तुम्हारा ये ए था, इसके पास एक लोन पेयर था, और तुम्हारा ये बी था, अगर ये अपना पूरा पूरा लोन पेयर यहाँ पे डोनेट करे, मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड बना, ठीक है, वो बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन्स है वो दोनों इसी के हैं, तब इस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, वही लिखा है व्हेन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय द सिंगल एटम। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं हम ऐसे एरो से। ठीक है, या फिर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी लिखते हैं। अब मान लो तुम्हारा यहाँ पे एरो ऐसे बना है, इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा जो ए है उसने अपना लोन पेयर दिया होगा किसको, बी को। ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग दिखाता है, एरो शो द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो ए ने अगर अपना इलेक्ट्रॉन दोनों दिया, मतलब अपना एक तरह से देखोगे, तुम्हारा जो ए का एक इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीटली एक तरह से बी को मिल गया। ठीक है, तुमको देखने में ऐसा लगेगा कि ये बी का इलेक्ट्रॉन है, बट एक्चुअल में ए का था। इसका मतलब ए ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसका मतलब ए पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब बी ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है कि नहीं, क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यानी तुमको या तो ऐसे लिखा मिलेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या तो तुमको ऐसे लिखा मिलेगा, बट एनसीईआरटी में तुमको इस फॉर्म में ही लिखा मिलेगा, एरो करके उन्होंने नहीं कहीं भी दिखा रखा है। ठीक है, तो इस फॉर्म में तुमने देखा होगा कई जगह पे। तो अगर बात करते हैं कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता क्यों है, वाई, तो टू कंप्लीट द ऑक्टेट। तो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ही तुम्हारा ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। और तुम्हारा जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है ये सिर्फ और सिर्फ सेकंड पीरियड के एलिमेंट से बनता है, जैसे तुम्हारा नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, जनरली इन्हीं का कंपाउंड होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ स्ट्रक्चर जहाँ पे देखेंगे आखिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों आया। तो अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल जहाँ पे तुम्हारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो देखो अभी तुमको लिखा दूंगा रूल के फॉर्म में आगे, कि जब भी कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं वहाँ पे जो सेंट्रल एटम होता है वो तुम्हारा कौन सा होता है, जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है सबसे ज्यादा। ठीक है, हाइड्रोजन को छोड़ दो, हाइड्रोजन को कभी सेंट्रल एटम ले नहीं सकता है, क्योंकि उसमें तो एक ही बॉन्ड वो बना सकता है। ठीक है, ऐसा बोले कि जो ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है और उसकी कोवेलेंसी क्या होती है, ज्यादा होती है, मतलब ज्यादा बॉन्ड्स बना सकता है। तो नाइट्रोजन को क्या रखते हैं, सेंट्रल एटम रखेंगे। ठीक है, तुमको पता है ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब उसको चाहिए कितने, ऑक्सीडेट कंप्लीट करनी है, नहीं 8 चाहिए, 8 उसको चाहिए, नहीं कितने बॉन्ड बना सकता है वो, 2 बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है नॉर्मली। ठीक है, नॉर्मली 2 बॉन्ड बना सकता है। तुम्हारा 3 बॉन्ड भी तुमको बनाते दिखेगा ऑक्सीजन, किसमें, ओजोन में। तो तुम्हारा ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन ने पहले यहाँ पे बना लिए अपने 2 बॉन्ड। ठीक है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, यूज हो गए। अभी इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। ठीक है, तुमको पता है जो एच होता है वो तुम्हारा ओ के साथ लगा होता है, तुम्हारा ये क्या हो गया, ओ एच हो गया। ठीक है, अब इसके पास क्या बचा, एक लोन पेयर बचा है। ठीक है, और जो तुम्हारा एक ऑक्सीजन एटम बचा है। अब तुमको पता है ऑक्सीजन के पास है 6 इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन के पास बचा है एक लोन पेयर। अगर इसके हम सोचे कि हम इसके डबल बॉन्ड बना दें तो इसके तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ठीक है, मगर नाइट्रोजन के पास कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्यों, कि तुमको पता है जो मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ पीरियड 2 एलिमेंट है वो 4 ही हो सकता है। मतलब कि तुम्हारा जो पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट है वो 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता है। तुम कहाँ पढ़ते हो, पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हो। क्यों नहीं बना सकता है, क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होती। ये तुम कहाँ पढ़ते हो, पीरियोडिक टेबल में। यानी तुम्हारा ये 4 से ज्यादा बॉन्ड तो नहीं बना सकता, यानी ये तो तुमने गलत स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। अब क्या पॉसिबिलिटी, अब कैसे बना सकते हो, तो देखो एन डबल बॉन्ड ओ, ये ओ एच, अगर अपना ये पूरा का पूरा लोन पे डोनेट कर दे ऑक्सीजन को। ठीक है, तो क्या होगा, देखो इसके भी देखो 8 पूरे हो गए, इसके भी तुम्हारे 8 पूरे हो गए, यहाँ इनके 8 तो पहले ही पूरे हो चुके थे। ठीक है, एक्चुअल में तुम्हारा जो स्ट्रक्चर बना HNO3 का क्या बना, वो एन डबल बॉन्ड ओ, ये तुम्हारा ओ एच, और तुम्हारा क्या बना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ। तो ऐसे हम पता लगा सकते हैं कि वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इसको हम प्लस माइनस के फॉर्म में दिखाते हैं, नहीं ऐसे ही दिखा सकते हैं कि एन डबल बॉन्ड ओ, और तुम्हारा ये एक हो गया ओ एच, तुम्हारा ये ओ। ठीक है, यहाँ पे माइनस का चार्ज लिख दिया, यहाँ पे प्लस का चार्ज लिख दिया। इसका भी मतलब क्या है कि इनके बीच में क्या बना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है। अगर तुम सोचो कि मैंने यहाँ पे एन बनाया था, डबल बॉन्ड ओ बनाया था, ठीक है, बट यहाँ पे मैंने डायरेक्ट एच से क्यों नहीं लगा दिया था, तो अगर तुम मान लो मैंने डायरेक्ट एच से लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे बचा है लोन पेयर, तुम्हारे पास बचे हैं 2 ऑक्सीजन। बताओ कैसे लगा पाओगे तुम, इन 2 ऑक्सीजन को किसी तरह लगा ही नहीं सकते हो, 2 ऑक्सीजन को लगाने का कोई तरीका नहीं है। तो दो नॉर्मली तुमको बता भी चुका हूँ, जितने भी तुम्हारे ऑक्सो एसिड होते हैं, ठीक है, HNO3 हो गया, HNO2 हो गया,
जितने तुम्हारे एच होते हैं वो ओ एच के फॉर्म में ही होते हैं, एक्सेप्ट तुम्हारे वो फास्फोरस का ऑक्सीजन एसिड नहीं होना चाहिए। फास्फोरस के ऑक्सीजन एसिड में डायरेक्ट फास्फोरस से भी लगे होते हैं, क्योंकि वहां पे पॉसिबिलिटी होती है लगने की। ठीक है, रिडॉक्स में तुमको मैंने बहुत सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ कराए थे, जितने तुम्हारे रिडॉक्स चैप्टर इंपॉर्टेंट थे। बाकी स्ट्रक्चर में अभी तुमको केमिकल बॉन्डिंग में सारे ड्रॉ करके बताऊंगा लेक्चर नंबर 2 में, जब हम VSEPR थ्योरी पढ़ लेंगे। ठीक है, अब देखो बनाते हैं ओजोन का। तुमको पता है ऑक्सीजन नंबर 3 लगे हुए, 3 ऑक्सीजन लगे हुए। ठीक है, 3 मैंने से लिख दिया। अभी हमने बॉन्ड नहीं बनाया, सबके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऑक्सीजन है तो। अब अगर मैं इनकी बना लूँ सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बना दूं इनके बीच में, तो कोई फायदा होने नहीं वाला है। और एक के बीच में अगर मैं डबल बॉन्ड बना दूं, ठीक है, तो तुम्हारा इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, बट एक ऑप्शन हमारा भी अलग रह गया। अब कंपाउंड बनना है, O3 एग्जिस्ट कर रहा है, ओजोन एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब बॉन्ड तो होगा। तो क्या कर सकते हैं, देखो ये पूरा अगर लोन पेयर अपना डोनेट कर दे इसको, ठीक है, अगर पूरा अपना लोन पेयर डोनेट कर दे इसको, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो इसके भी 8 पूरे हो जाएंगे, इसके भी देखो 8 पूरे हो गए, और इसके भी 8 पूरे हो गए। तो ये ऑक्टेट रूल की हेल्प से हम कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि तुम्हारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहाँ बनेगा। तुम्हारा ओजोन में भी क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। या तो वैसे दिखाते हैं, या तो तुम देखोगे ऐसे लिखा होगा तुम्हारा एनसीईआरटी में, तुम्हारा ये तो गिवन है, प्लस लगा हुआ है, यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है। ठीक है, तुम्हारा क्या है, ओजोन का स्ट्रक्चर तुम्हारा ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, इसको प्लस और माइनस ऐसे भी दिखाते हैं। सिमिलरली तुम्हारा देखो कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो कार्बन बनाया मैंने, ऑक्सीजन बनाया, ऑक्सीजन के पास है 6 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास है 4 इलेक्ट्रॉन। अब तो पहले मैंने इसके बना दिए डबल बॉन्ड, यहाँ बन गया C डबल बॉन्ड O बन गया। अब यहाँ पे इसका तो ऑक्टेट पूरा हो गया, मगर इस कार्बन के पास अब भी कितने हैं, 2 2 4 2 6 ही है। तो अब क्या करें कि इसके पास 8 हो जाए। तो देखो अगर ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इधर डोनेट कर दे, यानी ऑक्सीजन अपना लोन पेयर क्या करे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्म में इधर डोनेट कर दे, तो तुम देखोगे ही, देखो इसके भी 8 कंप्लीट हो गए और तुम्हारे इसके भी 8 कंप्लीट हो गए। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे एक क्या होता है, बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो ऐसे दिखाते हैं, तो C ट्रिपल बॉन्ड C, एक पे तुम्हारा इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 3 होता है। बॉन्ड ऑर्डर भी देखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर मतलब कितने नंबर ऑफ बॉन्ड बने। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है इसका, 3 होता है। वहाँ पे एक बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ठीक है, सिमिलरली तुम्हारा स्ट्रक्चर है NH4 प्लस का, तो वो N है, H है, H है, H है। ठीक है, अभी इसके पास एक लोन पेयर है, ये NH3 का मॉलिक्यूल है। अगर इसको कोई भी H प्लस दिखा, अब H प्लस है, H प्लस के पास क्या, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब मैं पूरा लोन पे क्या करेगा, इसको डोनेट कर देगा। जैसे लोन पे डोनेट कर देगा तो क्या बन जाएगा, देखो NH और H, तो इस पे क्या आ जाएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा। बट इस पे निगेटिव का चार्ज नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी प्लस का चार्ज था। तो जैसे तुम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, इसलिए सिर्फ H बचेगा। तुम्हारा NH4 प्लस में भी क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की हेल्प से बनता है। सिमिलरली तुम्हारा BF4 माइनस है, तुम्हारा B है, BF3 नॉर्मली होना चाहिए। ठीक है, BF3 होता है नॉर्मली। यहाँ पे क्या करता है, फ्लोरीन अपना लोन पेयर क्या करता है, एक लोन पे यहाँ पे डोनेट करता है इसकी वैकेंट ऑर्बिटल में। ये तुम्हारा क्या बनता है, BF4 माइनस बनता है। ठीक है, देखो N3 मास का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमसे कई बार ये पूछा गया है और कई बार पूछा जाएगा। ठीक है, मल्टीपल टाइम क्वेश्चन बनता है। पहले तुम क्या बनाओ, नाइट्रोजन 3 लगा लो। ठीक है, अब N3 माइनस क्यों लिखा, क्योंकि तुम्हारा एक्चुअल में होता है N3H एक कंपाउंड होता है। तो H हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी H पे प्लस का चार्ज आएगा, नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ इस वाले नाइट्रोजन पे एक नेगेटिव चार्ज है। अब एक नेगेटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसके पास क्या है, एक्स्ट्रा है, मतलब इसके पास कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब 6 इलेक्ट्रॉन्स है, एटलीस्ट एक बॉन्ड तो ये बनाएगा ही बनाएगा। तो एक बॉन्ड से बना दिया। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे तुम्हारा एक बॉन्ड यहाँ पे बनाएगा बनाएगा, मैंने एक बॉन्ड बना दिया। तो यहाँ पे इसके पास बचे भी 3 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे इसके पास बचे कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। एक बॉन्ड में यहाँ पे और बना देता हूँ, एक बॉन्ड आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है, तो अभी हमने ये बना लिया। अब देखो क्या सबके 8 कंप्लीट हो गए। अब देखो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इस नाइट्रोजन के पास 8 है। ठीक है, बट इसके पास भी कितने हैं, 7 है। हमको 8 8 चाहिए। ठीक है, तो एक तो तरीका है कि यहाँ भी हम लोग ऐसे बॉन्ड बनाते हैं, यहाँ भी ऐसे बॉन्ड बना दें, बट ऐसा हो नहीं सकता है कि इसके पास तब कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो ऐसा तो हम नहीं कर सकते। तो ये तुम्हारा ये 2 इलेक्ट्रॉन हट के यहाँ पे एक मैंने डबल बॉन्ड बना दिया। ठीक है, अब अगर देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, नहीं, इस पे कितने हैं, 9 इलेक्ट्रॉन है इस पे, योगी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इसमें से कोई एक बॉन्ड है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन सा होगा, या तो ये वाला बॉन्ड होगा, या तो तुम्हारा ये वाला बॉन्ड होगा। तो तुम्हारा ये वाला बॉन्ड एक क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक्चुअली बना दो। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, देखो इसके भी 8 कंप्लीट हो गए, इसके भी 8 कंप्लीट हो गए, और इसके भी 8 कंप्लीट हो गए। तो ये तुम्हारा क्या होता है, N3 माइनस का स्ट्रक्चर होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर इसको मैं चार्ज के फॉर्म में लिखूं, तो तुम्हारा ये N है, इस पे प्लस का चार्ज आया, डबल बॉन्ड N, इस पे एक माइनस चार्ज पहले से था।
ठीक है। और तुम्हारा जो एन है, इधर तुम्हारा डबल बॉन्ड एन, यहाँ पे तुम्हारा नेगेटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि ड्यू टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये ड्यू टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो इसको बनाने का एक और तरीका था कि यहाँ पे एन कर लें, ठीक है। यहाँ पे मैं ट्रिपल बॉन्ड एन बना दूं, ये बॉन्ड बना दूं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा एक्चुअल स्ट्रक्चर, ये एन हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड एन, इस पे आएगा प्लस चार्ज, और इस वाले एन पे एक नेगेटिव चार्ज पहले से था, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटाएंगे, मतलब तुम साइन सिंपल लिखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा एन पे -2। दोनों स्ट्रक्चर अभी बनाएंगे हम, ठीक है। अभी रेजोनेंस भी करता आएंगे तो अभी फिर से इसको कराऊंगा मैं, ठीक है। तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर होते हैं N3 माइनस के, मर्ज ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि इस पे क्या होता है, लेस चार्ज होता है, मतलब जितना ज्यादा कम मैग्नीट्यूड का चार्ज हो उतना ज्यादा अच्छा होता है। ये तुम्हारा लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में, जहाँ पे तुम्हारा फॉर्मल चार्ज लिखा हुआ है, ठीक है। फॉर्मल चार्ज के बाद तुमको भी बताऊंगा, ठीक है, वहाँ पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी में लाइन। ये स्ट्रक्चर क्या होता है, ये लेस स्टेबल होता है, ये ज्यादा स्टेबल होता है नहीं। अगर तुमसे अगर नॉर्मली बनवाएगा तो ये स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। बट ये भी तुम्हारा रेजोनेंस है, ये भी स्ट्रक्चर बन जाता है। अभी रेजोनेंस पढ़ेंगे उसके बाद इस पे फिर से आएंगे, ठीक है। इस पे तुम्हारा एक क्वेश्चन भी है, इस बॉन्ड पे एक्चुअल क्वेश्चन है कि बॉन्ड ऑर्डर लेस देन 2 ग्रेटर देन 2। तो इस पे भी हम फिर से आएंगे, क्योंकि इस पे कई बार मल्टीपल टाइम में आएंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इस पे पूछा गया है। तो तुमको कोऑर्डिनेट बॉन्ड का आइडिया लग गया होगा कि आखिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम क्यों बनाते हैं, ताकि हम क्या करें, ऑक्टेट कंप्लीट कर सकें, ठीक है। और तुम्हारा ये पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट से बनाते हैं। अब आते हैं फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज क्या होता है, फॉर्मल चार्ज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तुम्हारा एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है कि हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्ड, मतलब टोटल पहले जितने बॉन्ड है, मतलब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को गिन लो फिर हाफ कर दो। तो उसको करने मतलब नहीं है, सिंपल सा तुमको जितने बॉन्ड बने हैं उतने क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। और जितने तुम्हारे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी हटा दो। मतलब एक्चुअली हम ये देख रहे हैं कि नॉर्मली जितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे उतने हैं कि नहीं है, उससे कम या ज्यादा तो नहीं है। अगर कम है मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ज्यादा तो मतलब उस पर निगेटिव चार्ज होगा। तो ओजोन का एग्जांपल तो मैं एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो यहाँ पे 1 2 3 ऐसे नंबरिंग लिखा है, तुमको पता है ऑप्शन पे होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे तुम्हारे देखो ये नॉर्मल बॉन्डिंग होती है तुम्हारे, यहाँ पे इसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ भी तुम्हारे क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, ये तुम्हारा बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। इस पे होता है प्लस का चार्ज, इस पे होता है माइनस का चार्ज। यहाँ पे तुम्हारा कितना होता है, 2 2 4 6 सारे के सारे होते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस बॉन्ड में नहीं होता, क्योंकि इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस ऑक्सीजन के होते हैं। यानी अगर इस ऑक्सीजन के अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लग गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लग गए, 4 इलेक्ट्रॉन यूज यानी बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, ठीक है। अब हमको देखना है इसका फॉर्मल चार्ज क्या है, मतलब एक्चुअल जितने इलेक्ट्रॉन है उससे कम या ज्यादा तो नहीं है। तो वैसे तुमको यहाँ पे डायरेक्ट पता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन ने अपना एक लोन पेयर पर डोनेट किया है, ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इस पे आएगा +1, ठीक है, इस पे आएगा -1, और यहाँ पे क्या है तुम्हारा 0। बट हम देखो अब इस फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं, तो फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं, तुम्हारा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो ऑक्सीजन के 6 होते हैं, माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब जिसने बॉन्ड नहीं बना रखे हैं वो पहले माइनस कर दो, 6 - 2 बचे कितने, 4। उसके बाद जितने तुम्हारे बॉन्ड्स बनने हैं उतने सब्ट्रैक्ट कर दो। यानी दो 3 बॉन्ड है यहाँ पे, तो -3, तो 4 -3 कितना है, 1 है, यानी क्या हो गया, +1 तुम्हारा फॉर्मल चार्ज हो गया किस पे, 1 नंबर पे, ठीक है। यहाँ तुम्हारा +1 का फॉर्मल चार्ज हो गया। अब बात करें 2 वाले की, तुमको पता है आउटरमोस्ट में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, 8 तुम्हारे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो 6 - 4 बचा 2, और 2 तुम्हारे बॉन्ड है यानी -2, नेट क्या आएगा 0, यानी 2 पे फॉर्मल चार्ज क्या हो गया, 0 हो गया। अगर इसके बाद क्या है, तो आउटरमोस्ट सेल में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वो भी तुम्हारे 6 हैं। तुम्हारे यहाँ पे एक बॉन्ड भी है, तो 6 - 6 तुम्हारा कट गया, बचा क्या, -1, तो इस पर चार्ज क्या आ गया, -1, ठीक है। तो इसमें फॉर्मल चार्ज कितना है, -1 है, इस पे फॉर्मल चार्ज कितना है, +1 है। तो ये फॉर्मल चार्ज का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती, मतलब एक्चुअल जो चार्ज तुम्हारा एटम पे होता है वही इसको क्या कहते हैं, फॉर्मल चार्ज, ठीक है। तो ऐसा कोई फॉर्मूला, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं लिखी, बस यही लिखा हुआ कि तुम्हारे जो भी तुम्हारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उससे तुम देख लो तुम्हारे ज्यादा या कम तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तुम देख सकते हो कि फॉर्मल चार्ज हमने ऐसे कैलकुलेट कर लिया। ऐसे ही तुम किसी का भी फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो। अब तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, नोट करके, एनसीईआरटी की लाइन है कि फॉर्मल चार्ज हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ द लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर फ्रॉम द नंबर ऑफ पॉसिबल लुईस स्ट्रक्चर। जैसे तुम्हारा एंथी स्ट्रक्चर था, मैंने एक ये बनाया, एक ये बनाया, दो स्ट्रक्चर है, तो इसमें से कौन सा इसमें ज्यादा बेटर होगा, इसके लिए हेल्प करता है हमको फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज क्या बोलता है कि फॉर्मल चार्ज शुड बी मिनिमम ऑन द इंडिविजुअल एटम, की फॉर्मल चार्ज इंडिविजुअल एटम पे मिनिमम होना चाहिए। यानी -2 हो गया यहाँ पे, इस पे सब पे -1 +1, ये पे मतलब 1 था मैग्नीट्यूड, वो ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू कि एक पे -2 हो या फिर +2 हो, ठीक है। ये तुम्हारा ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है। ये तुम्हारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है भाई। मैंने एग्जांपल के लिए रखा है N3-, ठीक है। N3- में तुम्हारा क्या था, एक स्ट्रक्चर ये था कि N डबल बॉन्ड N, N डबल बॉन्ड N, इस पे आया था माइनस का चार्ज, इस पे तुम्हारा प्लस का चार्ज, इस पे तुम्हारा माइनस चार्ज। दूसरा स्ट्रक्चर क्या था, ये N, और तुम्हारा ये ट्रिपल बॉन्ड N, और तुम्हारा ये N, इस पे -2, तुम्हारा इस पे होगा +1, ठीक है। ये तुम्हारा स्ट्रक्चर ये था। तो ये ज्यादा क्या है, स्टेबल है एज कम्पेयर टू इसके। अब देखते हैं लिमिटेशन ऑफ
ऑक्टेट रूल, ठीक है। तो लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल जनरली हम सेंट्रल एटम का ही होता है, ठीक है। सेंट्रल एटम में जो दिक्कत होती है तो जैसे तुम्हारा हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, तो उसके लिए तुम्हारा क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन नीडेड होते हैं टू गेट स्टेबिलिटी, तुमको मैं पहले ही बता चुका हूं। सिमिलर तुम्हारा जो हीलियम होता है उसके आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वो भी होती है, ठीक है। तो हीलियम और हाइड्रोजन का कई एक्सेप्शन है, बाकी सबके लिए ऑक्टेट रूल लगता है, ठीक है। बट ऑक्टेट रूल भी हमेशा नहीं लगता है, कहीं कहीं वो फेल होता है। जैसे तुम्हारा पहला तुम्हारा कहाँ फेल होता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ अ सेंट्रल एटम। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट मतलब क्या, 8 से लेस होगा, कब होगा, जैसे तुम्हारा LiCl हो गया, BeS2 हो गया, BCl3 हो गया। अब LiH पे तुमको पता है लिथियम के पास है 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास है 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे लिथियम ने क्लोरीन का तो एक बॉन्ड बना लिया, तो इसके तो 8 कंप्लीट हो गया, बट इसके पास अब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है कुछ बनाने के लिए, कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते हम। यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो गया। सिमिलरली तुम्हारा ये BeH2 है, बी हो गया, ये तुम्हारा H होगा, ये तुम्हारा H होगा। तो हाइड्रोजन के 2 हो गए, हाइड्रोजन के 2 हो गए, ठीक है। और तुम्हारा बेरिलियम के पास कितने हैं, 4 है, ठीक है। तो यानी क्या है, लेस देन 8 है, ये भी क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तुम्हारा BCl3 है, तो BCl3 हो गया। यहाँ पे जितने भी क्लोरीन है उनके देखो 8 पूरे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मगर तुम्हारा जो बोरॉन है उसके पास कितने हैं, 6 है, यानी लेस देन 8 है, ये भी क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो जो तुम्हारा इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है वो किसके लिए होता है, जैसे तुम्हारा सेंट्रल एटम ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 या फिर ग्रुप नंबर 3 का हो, इन्हीं के लिए जनरली इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम होता है, ठीक है। दूसरा तुम्हारा ड्रॉबैक है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। तो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल को 2 स्टैंडर्ड एग्जांपल है, NO एंड NO2, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड और N2O को बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना। तो NO और NO2 में क्या होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसी होती है। तुम्हारा जो क्वेश्चन पूछेगा, तुम्हारे और एग्जांपल दे जैसे N2O3, N2O5, N2O4 या फिर N2O, इनमें से किसी में ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा ये PQ भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये भी था और ये सब भी थे, ठीक है। तो ऑड इलेक्ट्रॉन एरो में होगा, NO2 में होगा। इनके अलावा और भी कोई होगा तो तुमको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी तुमको पता चलेगा कि वहां पर ऑड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, ठीक है। एन देखो, NO है तो N डबल बॉन्ड O बना दिया हमने, ठीक है। ऑक्सीजन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ पे बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, 4 ये हो गए। नाइट्रोजन के तुम्हारे 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे कितने हैं, देखो 7 इलेक्ट्रॉन, यानी क्या है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसी है। सिमिलर तुम्हारा NO2 है, देखो, तो देखो NO2 कैसे बना होगा, देखो N डबल बॉन्ड O तुमने बना दिया पहले, एक तुम्हारे पास एक ऑक्सीजन बचा, यहाँ पे इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब अगर हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया तो सेंट्रल एटम के पास 9 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नहीं, ये तो हम नहीं कर सकते। नहीं, क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं, यानी ये अगर बना दिया हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड, पूरा एक लोन पेयर हमने डोनेट कर दिया इसको। यहाँ पे कितना बचा, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, देखो इसके भी 8 पूरे हो गए, ठीक है। इसके पास कितने हैं, देखो 7 है, ये क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो बट एटलीस्ट इसके तो 8 कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो ये क्या है कि स्टेबल स्ट्रक्चर है, तो NO2 का ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यह भी क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसी है। तो और कोई तरीका नहीं है इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने का। तुम इस तरह से देखते हैं कि स्ट्रक्चर एक्चुअल में क्या बनेगा, तुम नॉर्मली बनाओ और ट्राई करो कि जितनी ज्यादा हो सके तुम्हारे ऑक्टेट उनकी कंप्लीट हो। यानी अगर कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा है तो तुमको बॉन्ड बस बनाना है, सोचना कि तुम्हारा कैसा बॉन्ड बनेगा, नॉर्मल बॉन्ड बनेगा या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ पे जो और जो स्ट्रक्चर्स हैं ये भी तुमको मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे N2 है, तुमको पता है N बनाया तुमने, N बनाया, O बनाया, तुमको पता है ऑक्सीजन 2 बार बनाना था, तुमने बना के देख लिया, देखो बनाया मैंने, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा नाइट्रोजन है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 3 इलेक्ट्रॉन ही बचे होंगे, यानी एक बॉन्ड एटलीस्ट तो यहाँ बना ही होगा। ये 2 बना के देख लो, ठीक है, 2 बन जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी एक्चुअल में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दो, यही तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बना नहीं सकते, वरना ऑक्सीजन की क्या हो जाएंगे, 8 से ज्यादा हो जाएंगे। यानी ये सही हो गया, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसने बॉन्डिंग में लगाया था और 1 इलेक्ट्रॉन इसको इससे मिल गया, यानी यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे होंगे, ठीक है। यानी तुम्हारे इसके भी देखो कितने हो गए, 8 हो गए, इसके भी तुम्हारे 8 हो गए और इसके भी तुम्हारे 8 हो गए। यानी अगर चार्ज के फॉर्म में लिखूं तो N आएगा, डबल बॉन्ड N आएगा, डबल बॉन्ड O आएगा, इस पे आएगा प्लस का चार्ज, इस पे आएगा माइनस का चार्ज। अब एक और स्ट्रक्चर इसका पॉसिबल होता है, रेजोनेंस अभी करके दिखाऊंगा तुमको मैं। ये लोन पे क्या करो, यहाँ पे डोनेट कर दो, ठीक है। नहीं, यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, यानी N, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड N बन गया। जैसे यहाँ पे बना तो इस बॉन्ड को हटना पड़ेगा, तो ये बॉन्ड हटेगा, नहीं, इस पे क्या जाएगा, माइनस का चार्ज, यानी यहाँ पे आ जाएगा प्लस का चार्ज। यानी एक्चुअल में ये अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, तो या तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा या तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ये दोनों स्ट्रक्चर होते हैं जो कि तुम्हारे N2 के होते हैं, ठीक है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर तुम्हारे एनसीईआरटी में P ब्लॉक में गिवन है। इसमें तुम्हारा N2O3 बनाना है, देखो N बनाया, N बनाया, ठीक है। पहले NN दोनों बना लिए, सिंगल बॉन्ड तो कंफर्म से प्रेजेंट ही होगा NN के बीच में। यहाँ पे ऑक्सीजन तुमको लगाने हैं, तुमको यहाँ पे पता एक डबल बॉन्ड यहाँ तक लगा दो कि 3 ऑक्सीजन है, पहले इक्वली इक्वली इधर दे दो, तो तुम्हारी ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे तुमको पता है यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो चुके हैं, 1 इलेक्ट्रॉन
लोन पेयर यहाँ बचा है, एक लोन पेयर तुम्हारे पास यहाँ बचा है। अब क्या करो, तुम्हारे पास एक ऑक्सीजन और है, तो एक ऑक्सीजन अगर तुम डबल बॉन्ड तुमने बनाया तब तुम्हें कहा जाएगा नाइट्रोजन के 8 से ज्यादा हो जाएंगे, जो कि हम नहीं कर सकते। नहीं, पूरा पूरा क्या बनेगा यहाँ पे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं किसी एक साइड में। तो हमने ये बना दिया, तो क्या बन गया, ये N2O3 बन गया। सिमिलरली तुम्हारा N2O4 बनाना है, तो देखो N बनाया, सिंगल बॉन्ड N बनाया, डबल बॉन्ड O बनाया, डबल बॉन्ड O बनाया। अभी तुम्हारे पास दो ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे लोन पेयर है, ये बना दो ऐसे, ये बना दो ऐसे, ठीक है। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये N2O4 हो गया। यहाँ पे ये तुम्हारे दो क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। सिमिलरली तुम्हारा N2O5 बनाना है, तो देखो N2O5 बनाना, तो N बनाया, N बनाया, डबल बॉन्ड O बनाया, डबल बॉन्ड O बनाया, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया हमने, ठीक है। एक ऑक्सीजन हमने वो लगा दिया, बट अभी एक ऑक्सीजन बच गया, तो वो कहाँ लगा सकते हैं, इन N और N के बीच में, ठीक है। तुम्हारा स्ट्रक्चर कैसा होता है, N2O5 का। इस तरह के हमने कई स्ट्रक्चर ड्रॉ किए थे, कहाँ पे, रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में। तो अगर तुमने वो लेक्चर नहीं देखा है, रिडॉक्स रिएक्शन का लेक्चर 1 देख लेना, ताकि ये तुमको सारे स्ट्रक्चर्स और अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो हमने कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ किए थे रिडॉक्स में, कुछ मैंने तुमको यहाँ भी करके दिखाया, कुछ भी में और जो स्ट्रक्चर तुम्हारे जनरली पूछे जाते हैं, जिनकी ज्योमेट्री पूछी जाती है, एंगल पूछा जाता है, वो भी हम आगे एक साथ में सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे तुमको मैंने नाइट्रोजन की सारी ऑक्साइड ड्रॉ करके बता दी है कि कैसे हम ड्रॉ करते हैं। तो तुम्हारा अगला ड्रॉबैक है एक्सपेंडेड ऑक्टेट, ठीक है। तो जो एलिमेंट होते हैं जो बियॉन्ड द थर्ड पीरियड या फिर थर्ड पीरियड वाले, उनमें क्या होता है, 3D ऑर्बिटल होता है। 3D ऑर्बिटल होने की वजह से वो क्या होता है, 4 से ज्यादा बॉन्ड बना सकते हैं। नाइट्रोजन था, वो 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, नहीं, वहां पे एक्सपेंडेड ऑक्टेट देखने को नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन के साथ में एक्सपेंडेड ऑक्टेट देखने को नहीं मिलेगा, क्लोरीन के साथ में एक्सपेंडेड ऑक्टेट देखने को नहीं मिलेगा। बट तुम्हारे जो थर्ड पीरियड वाले हैं, उसमें तुमको एक्सपेंडेड ऑक्टेट देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे 3D ऑर्बिटल क्या होती है, वैकेंट होती है। अभी हम आगे आगे चल के ऑर्बिटल्स के फॉर्म में देखेंगे तो कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तुमको और इससे क्लैरिटी आएगी, ठीक है। इसीलिए तुम्हारा मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं अराउंड द सेंट्रल एटम। एग्जांपल के लिए PF5 SF6 S2 SO4, ठीक है। S2 SO4 तुमने कहा देखा था, तुमने रिडॉक्स चैप्टर में देखा था कि तुम्हारा S डबल बॉन्ड O होता है, डबल बॉन्ड O होता है, ये OH होता है, ये OH होता है, ठीक है। तुमने बहुत अच्छे सिखाया कि ये कैसे ड्रॉ करते हैं। तुमने अगर नहीं देखा वो लेक्चर, तो आराम से देख लेना उसको, ठीक है। यहाँ तुम देख सकते हो कि सल्फर के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 4 8 to 10 to 12 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ये तुम्हारा PF5 है, देखो PF5, तो ये तुम्हारे फास्फोरस के अराउंड कितने हो जाएंगे, 5 बॉन्ड बने ना, तो फास्फोरस के अराउंड कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। SF6 में तुम्हारे सल्फर के अराउंड कितने हो जाएंगे, 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये तुम्हारा एक्सपेंडेड ऑक्टेट का एग्जांपल है। तो ये तुम्हारे क्या हो गया, लिमिटेशन ऑफ द ऑक्टेट रूल, ठीक है। और तुम्हारे कुछ ड्रॉबैक भी होते हैं। ड्रॉबैक जैसे तुम्हारा सबसे पहले तुमको बता ही चुका मैं, जेनॉन एंड क्रिप्टॉन क्या होते हैं, तुम्हारे नोबल कैसे होते हैं, इनके आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। इन अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल इनको कोई भी कंपाउंड नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि क्या है, स्टेबल है, इनकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इनकी ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। बट कुछ कंपाउंड्स जेनॉन एंड क्रिप्टॉन के एग्जिस्ट करते हैं, जो कि हम कहाँ पढ़ते हैं, पी ब्लॉक में। जैसे तुम्हारा XeF2, XeOF2, ये तुम्हारा क्या हो गया, ड्रॉबैक हो गया ऑक्टेट रूल का। दूसरा तुम्हारा ड्रॉबैक है कि ये हमें कुछ भी नहीं बताता है अबाउट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। तो मतलब ऑक्टेट रूल से हमको कोई भी शेप नहीं पता चलता, ना ही हमको पता चलता है कि स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल क्या होगी, कि मॉलिक्यूल तुम्हारा स्टेबल होगा कि तुम्हारा नहीं होगा। जैसे तुमने एजाइड के दो स्ट्रक्चर देखे, इसमें से कौन स्टेबल होगा, वो हम ऑक्टेट रूल की हेल्प से नहीं बता सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। तो वीडियो तुम्हें कैसी लगी कमेंट में, जो तो इस लेक्चर में इतना ही। वीडियो तुम्हें कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।